कर लिया है। हाँ जी, तो मेरे पेज पे जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो कम से कम 5-10 हजार तो उसमें कमेंट आते हैं। तो हाँ ये जी, आम आदमी तक भी पहुंचेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ यानी जी, हाँ आपका जी, जो एसोसिएशन है, जो आप लोग जुड़े हुए लोग हैं, हाँ तो जी, वो तो हैं ही, साथ हाँ, में जो मेरे पेज पे लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं और कई लोगों ने शेयर कर लिया होगा। आप में से जो लोग भी फेसबुक पे हैं वो मेरे पेज को अपने पेज पे शेयर कर लें, तो जो आपके समर्थक हैं वो भी इस पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इको हो रहा है आपके साइड से थोड़ा सा। दो दो माइक चल रहा है क्या वहाँ पे? किसका? मेरा? नहीं नितिन भाई, अपने किसी के माइक से आ रही थी। वी हैव म्यूटेड देम, सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। नितिन भाई, आपसे विनंती है कि आप एक हाँ जी, इंट्रोडक्शन शुरू दे कर दूं सर? दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। So, friends, I welcome on behalf of the Mindspeak team. Today is our 42 episode. Mindspeak is a series of webinars started on the 31st March 2020 at the 2 p.m. every day with an initiated for the brainstorming the industry concerns and the improvement of the improvement and potential. Mindspeak was initiated by the jewelers who are associated with the different capacity with the All India Gem and Jewelry Domestic Council. आज मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि शाहनवाज जी का परिचय कराए। मेरे शब्दों में सामर्थ्य कहाँ जो शाहनवाज जी सरी के शख्सियत का परिचय करा जा सके, लेकिन कुछ 2-3 बातें मैं केवल आप लोगों को पता है फिर भी बताना चाहूंगा कि शाहनवाज जी इज द फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर, was the former union minister and the current senior spokesperson of the BJP. He was the youngest cabinet minister ever in the Indian union leadership during the Atal Bihari Vajpayee's government. शाहनवाज जी, जब हमने आपका सारे पोर्टफोलियो और आपका जब ये देखा फेसबुक वगैरह का, तो मुझे एक शेर याद आ गया पुराना कि हम तो समझते थे कि हम ही चाहते हैं आपको, मगर आपको चाहने वालों का तो काफिला निकला और इसकी शिकायत खुदा से करने गए तो वो भी आपके चाहने वाला निकला। सर, ट्विटर पे 15 लाख फॉलोअर और उसमें हमारे मोदी जी भी आपके ट्विटर को फॉलो करते हैं। फेसबुक पे 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर, और वैसे देखा जाए तो टीवी के माध्यम से आप 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से रोज जुड़ते ही है। यहाँ जो हजारों लोग माइंडस्पीक के बैठे हैं सर, उनके परिवार के लोग भी उनके साथ में बैठे हैं। जैसे आपका नाम आया, सब लोग परिवार के साथ इसको आपको सुनना समझना चाहते हैं। और आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी डोमेस्टिक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी है, तो आप हमारे रूलिंग पार्टी के एक फेस भी है। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो आपके सम्मुख से ही हम लोगों को, आपके मुख से हम लोगों को सम्मुख होती है। वैसे तो मित्रों, शाहनवाज जी को मैं 2004 में अपने ही घर में अकोला में मिला था, जब ये कन्वेनर थे श्रीमती उमा भारती के तिरंगा यात्रा में। मैंने उसकी फोटो भी मुझे मिल गई थी, तो 2 दिन पहले शेयर किया शाहनवाज जी के साथ में। और जब भी मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, एक चीज मुझे हरदम अच्छी लगती है कि आप दिल्ली आइए और कुछ भी काम है तो हम लोगों को बताइए। और मुझे ये समझ में आया कि शाहनवाज जी हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार है। और एक और नई चीज देखी है कि जब भी हम इनके आगे, शायद अशोक भाई और मेरे साथ जब सब लोग गए थे, अविनाश जी, उनको पता है कि वेद और पुराण के भी बहुत अच्छे जानकार है। मैं जब नागपुर में अजय जी आपके यहाँ पे मैरिज में आया था, जब इनसे मैं मिला, उस समय ये अपने यूट्यूब पे महाभारत की भी स्टडी कर रहे थे ताकि कहाँ से क्या सीखना भी। तो आज भी अच्छी स्टडी करने वाले और हमारे बीच में वक्ता है। एक जो हमारे बड़े भाई है और हम मित्र भी कह सकते हैं, आज हमारे बीच में है, वो है अजय जी संचेती साहब। दोस्तों, अजय जी संचेती जो है, जब हम इनसे दिल्ली में जाते थे, जिस समय मैं चेयरमैन था, उस समय आप जॉइंट कमिटी ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द डेबिट लॉ एंड आप उस समय एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भी मेंबर थे। आपने एंटी बैंक्रप्सी लॉ जो है उसमें भी गवर्नमेंट की बहुत मदद की है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे अपना 50,000 का पैन कार्ड का इशू हो। जब हरीश भाई चेयरमैन थे तब भी मुझे पता है। और आपने एक साधारण तरीके से इस बात को न लेते हुए, जब हम आपके से अप्रोच हुए तो आप बहुत साधारण लेते इसको, लेकिन आपने एक बहुत असाधारण बात हमारी इंडस्ट्री के लिए करी है। और वो 50,000 का जो पैन कार्ड का इशू था, वो आपके इंटरव्यून के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता था। पहले आपने हमारे साथ बैठ के पूरा समझा और उसके बाद में आपने उसको जब एड्रेस किया स्वर्गीय जेटली जी के सामने, तो उसी मिनट के अंदर हमारे को रिजल्ट मिला। तो ये इंडस्ट्री आपका सदैव ऋणी रहेंगी।
with the permission of the शाहनवाज जी, पहले मैं अजय संचेती जी साहब से ये मेरी बात आपने पूरी कर ली। ये सही है कि अजय संचेती जी का परिचय आपने कराया, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। अजय संचेती मेरे 20 साल 21 साल पुराने दोस्त हैं। मैं अजय संचेती जी का परिचय मुझे श्री प्रमोद महाजन जी ने करवाया था, और तब मैं कोयला मंत्री था, कोल मिनिस्टर था, और कोयला मंत्री रहते हुए जब मेरा इनका परिचय हुआ था, तब से एक जैसा परिचय है। आप लोग जो लोग अजय संचेती जी से परिचित नहीं है, उन ऐसे तो सब परिचित होंगे, लेकिन अजय संचेती जी एक बालकाल के स्वयंसेवक हैं, संघ परिवार से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी तरह रहें, अजय संचेती जी अपनी दोस्ती और रिश्ते को निभाते हैं, उसके रुतबे के हिसाब से नहीं निभाते, वो रिश्ते को ऐसे निभाते हैं जैसे आप इनसे एक बार जुड़ गए तो जिंदगी भरी लोग इनसे जुड़े रहते हैं। अजय संचेती जी क्योंकि इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए टालने वाला कोई काम नहीं करते। जब भी आपके एसोसिएशन ने इनको आवाज दी, आपकी बात को इन्होंने पहुंचाने का काम किया। नागपुर में है, हम लोग जब भी नागपुर जाते हैं तो कोई काम, कई बार तो हम लोग नागपुर जाते हैं और अजय जी की पूरी व्यवस्था से परिचित होकर आते हैं, और अजय जी को पता भी नहीं होता कि हम आए थे। बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, और हमारे पार्टी के महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तंभ हैं। इसलिए मैं नितिन भाई एक चीज ऐड किया मैंने, ये बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सी इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसमें एक अहम रोल अजय संचेती जी निभाते हैं। मैं ये ऐड करने के बाद मैं उनसे कहता हूं कि वो अब हम लोगों को संबोधित करें। नितिन जी, आपकी इजाजत। नहीं सर, नितिन भाई, अजय जी से। नितिन भाई, आई एम अनेबल टू सी अजय जी एट ऑल एट दिस मोमेंट। अजय जी नहीं दिख रहे हैं अभी। विजय जी, क्या आप कॉल करेंगे उनको? मैं कॉल करता हूँ। सर आप अजय जी जो है वो अविनाश भाई, निधि पुंगलिया के नाम से है, एक बार उनका क्या नाम बोल रहे हैं? निधि पुंगलिया। निधि, ओके ओके, अनम्यूट कर दिया सर, कर दिया अनम्यूट मैंने। आदरणीय शाहनवाज जी, नितिन भाई, अशोक भाई, मेरे समधी जी विजय चोरडिया जी, जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड के सभी महानुभाव मित्रों, आपसे कुछ लोगों से दिल्ली में मिलने का मौका मिला 2012 से 18 के बीच में, जब मैं वहां था। तो ट्रेड किस समस्या से जाता है, आज भी हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कोई बहुत अच्छे स्थिति में इकट्ठा नहीं हुए हैं। समय का उपयोग हम लोग कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम लोग अपने आप को कैसे तैयार कर सकें। जो अनुभवी लोग हैं अलग अलग फील्ड के, उससे मुझे रेगुलरली अशोक भाई का भी व्हाट्सएप आते रहता है, जो भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर में। एंड यू हैव ए पैनल ऑफ वंडरफुल स्पीकर्स विथ यू इन द डिफरेंट फील्ड। बहुत अच्छा आप लोगों का आयोजन है, लेकिन मैं जानता हूं कि वी आर पासिंग थ्रू ए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम, स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि एसेंशियल गुड्स में ये आता नहीं है। इसलिए इसका भविष्य कैसे होगा, इसको शायद आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मेरे लिए तो बहुत कठिन है। लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन जब आता है तो नियम भी काम करने के बदल जाते हैं पूरे की पूरे। इसलिए आने वाले समय में पॉजिटिवली अपने आप को कैसे तैयार करें, इसके लिए आप सब लोगों ने ये जो श्रृंखला शुरू की है, इसका निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। शाहनवाज भाई ने मेरे बारे में इतना कहा, मैं आपको बताऊं, ये 24 घंटा नींद में से भी उठाओ तो यही मुस्कुराहट के साथ में उठने वाले इंसान है। ये भगवान ने उनको ये स्पेशल चीज दी हुई है, दोस्तों के दोस्त। सुख में आपके कितनी याद करना है पता नहीं, लेकिन आपके साथ दुख में खड़े रहने वाले व्यक्ति है ये। मेरे तो मित्र हैं पुराने, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम इतना इन्होंने फैलाया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। नितिन भाई ने उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बताया, सब कुछ किया। इनकी व्यवस्था, इफ यू आर इन ट्रबल,
कहीं भी एक फोन कर दीजिए, आपका काम जो अगर होने लायक है 1% भी किसी को कह के तो काम हो गया, आप समझ लीजिए। इतने अच्छे स्पीकर आज आपके लिए उपस्थित हैं, तो मैं अब ज्यादा समय आप सभी लोगों का लेते हुए मैं भी 5 मिनट से, शहनवाज भाई मुझे एक माफी आपसे चाहिए होगी। नहीं, थोड़ा आप अजय जी इंडस्ट्री को समझते हैं, इंडस्ट्री की बीजेपी और ये महाराज फेसबुक एक पर भी है, तो मेरी एक मिनट मेरी गुजारिश है अजय जी आपसे कि आप सारी परिस्थिति पर मिलाकर बोलें। ये सही है कि इनके इश्यूज पे भी बोले पहले, और फिर देश की जो स्थिति है जो आपको मालूम है उन सब पर थोड़ा व्यापकता से बोलें। और मुझे मालूम है आप इजाजत का मतलब आप बीच में कहीं जाना चाह रहे होंगे। जी नहीं, एक दूसरी वो बीजेपी की बैठक है जूम के ऊपर ही, जिसमें देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा सब रहने वाले हैं, तो कुछ एनीवे शहनवाज भाई को आप सब लोग सुनना चाहते हैं, मैं इंटरमीडिएटरी करके एक बार बात करूंगा। देश दो प्रकार की स्थितियों से जूझ रहा है, एक तो जो कोविड-19 का समस्या है हम लोगों की आप सबके सामने है, और दूसरी समस्या इसके कारण जो इकोनॉमी में उत्पन्न होने वाली है। बड़े बड़े लोगों ने ये असेसमेंट किया है कि कई लोग कहते हैं इकोनॉमी खोल देनी चाहिए। जिन्होंने कई लोगों ने खोल दी कुछ समय में, मेरा अपना ही अनुभव, आपके ट्रेड के लोग पूरे देश में हैं, विदेश में हैं, आप चेक करिए, जिन्होंने खोला उन्होंने 90% लोगों ने फिर से बंद कर दिया। इंसान ऑफिस जाने से घबरा रहा है। आज जान की चिंता इतनी ज्यादा लग गई है सबको, क्योंकि इसका वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो टीम्स बनाई है काम करने वाली, वो लोगों से, मेरी आरबीआई गवर्नर दास साहब और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी दोनों से बात हुई। मैंने उनको बड़े स्पष्ट रूप से कहा, निर्मला जी मैं सिर्फ बीजेपी का व्यक्ति करके बात नहीं करता हूँ, आपने आज तक जितने भी अनाउंसमेंट किए उसमें जितनी भी स्टैट्यूटरी डेट्स थी उसको डिले किया है, नथिंग इज, उसमें कोई खत्म किसी चीज को किया नहीं है आपने। और जब तक आप, और मैंने बोला ये 3 महीना 6 महीने का जो डिले, व्यापारी किसी चीज का कंसेशन आपसे नहीं चाहता है। कहा व्यापारी ये चाहता है कि 6 महीने का जो एक्यूमुलेटेड हमको इंटरेस्ट देना है, ईएमआई देना है, जो भी देना है जिसको, वो आने वाले 2 साल में आप डिफर कर दीजिए, ताकि वो उस समय का भी पे कर सके और इसके इंस्टॉलमेंट भी आपको दे सके। सरकार की स्थिति ये नहीं है कि आपको पैकेज में कई चीजें फ्री दे देवे, ये स्थिति है नहीं, हम लोग गलतफहमी में ना रहें। लेकिन तो उन्होंने कहा कि नहीं अजय जी हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है, आप पूरा पैकेज एक बार बनाने के बजाय, जितनी मेरी कल ही उनसे बात हुई, पूरा पैकेज बनाने के बजाय इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उसके बाद में इन जनरल जो जो तैयार है, जो दे सकते हैं उसको अनाउंस कर दीजिए, बाकी और काम आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉकडाउन कितना और बढ़ेगा, इकोनॉमी की स्थिति कैसे और खराब होगी, हम बता नहीं सकते हैं अभी। इसलिए जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे समस्या बढ़ेगी, और वैसे वैसे आपको एड्रेस करना पड़ेगा उसको। लेकिन मेरी अपनी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले 2-4 दिन में ही, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू इट, बट मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर में इन जनरल इंडस्ट्री को राहत देने वाला कोई पैकेज आना चाहिए। मैंने उनको बार बार कहा है कि लिक्विडिटी जो बैंकों के पास है, रिवर्स रेपो रेट भी उन्होंने, बैंकों ने, आरबीआई ने कम कर दिया, इसके बावजूद भी जो पैसा अनाउंस किया वो मार्केट में आ नहीं रहा है। एलटीआरओ, उसके बाद में उन्होंने जो सब कुछ करीब 1.5 लाख करोड़ का किया, उसमें से बैंकों ने ऑक्शन से लिया ही नहीं पूरा पैसा। वो पैसा अगर एनबीएफसीज एमएफसीज लेंगे नहीं तो वो अगर मार्केट में आएगा कैसे? लिक्विडिटी जब तक मार्केट में नहीं आती तब तक इकोनॉमी की स्थिति नहीं सुधर सकती। ये जीडीपी वीडीपी मैंने बोला, ये सब इकोनॉमिस्ट लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बात करने दो आप। थ्रो द मनी इन मार्केट, व्यापार करना सिखाने की जरूरत नहीं हम लोगों को। मैंने कहा हम आपकी इकोनॉमी ठीक कर देंगे वापस, मैंने इस भाषा में कहा उनको। मैं शहनवाज, मैंने देवेंद्र जी को भी कहा है कि आप प्रधानमंत्री से बात करिए, क्योंकि आपकी बात वहां सुनी जाएगी। मैंने शहनवाज भाई ने भी मेरी सारी बात सुनी, निश्चित रूप से वो भी जहां उचित फोरम पे कहेंगे। लेकिन ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि हम लोग एक क्लच में फंसे हुए हैं अभी। लेकिन ये आपने जो एक पॉजिटिव वेब सीरीज अभी शुरू की, डिस्कशंस की, सेमिनार्स की, इससे अपने आप को रोज ठीक रखना है हम लोगों को। एक काम मैंने शुरू किया, रोज मैं 6 लोगों को टेलीफोन करता हूँ जो कोई डिमोरलाइज हो जाता है, जो तंग आ जाते हैं, घर में बैठ नहीं पाते हैं, निकल नहीं पा रहे, चिंता में आ गए हैं, तो रोज उनसे 5 मिनट बात करके बताना है कि ये स्थिति सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे दुनिया की है। इससे सब लोग एक साथ ही निकल पाएंगे। इसलिए भय, उस प्रिकॉशन लेना है, डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से रोज ये मेरे से जितना संभव हो सकता है कहता हूँ। और नितिन भाई, विजय चोरडिया जी, अशोक भाई के माध्यम से आप लोगों को कोई भी अगर सूचनाएं करनी है तो मुझे आप भेजें। आई विल बी एबल टू शेयर विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द
empower committee which is made to advise finance minister on the situation. बाकी फिर ईश्वर समय से क्या कराएगा वो देखा जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. अजय जी, हमारे इंडस्ट्री में जब भी हम पास्ट प्रेसिडेंट बात करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि अब ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, तो आज भी आपको याद करते हैं मेरे चेयरमैनशिप में पूरे काम हुए थे और उसका मैं अपने अंत से आपको क्रेडिट देना चाहता हूं और आप एक मसीहा की तरह उभरे थे. कोई क्रेडिट नहीं, कोई मसीहा नहीं नितिन, इसमें मैं भी आप लोगों जैसा हूं, समस्याओं से मैं भी गुजरा हूं, इसलिए समस्याओं को थोड़ा बेहतर समझ लेता हूं और कुछ नहीं. लेकिन अब शहनवाज भाई पे चले हम लोग, जिनको सुनने के लिए सब लोग आए हुए. यस, आपकी बात को एक बात छोटे से शेर से समाप्त करता हूँ कि ए बुरे वक्त अदब से पेशा, वक्त ही कितना लगता है वक्त को बदलने के लिए. शहनवाज जी, आपकी ओर चलते हैं, आपसे सुनने को बेताब है सर. एक शेर से शुरू करता हूँ. ये किसी और का शेर नहीं है, ये मेरी धर्मपत्नी कवित्री भी हैं, तो उन्होंने बताया, तो एक शेर उनका मैं पढ़ देता हूँ. तो जिससे मिले न थे तो कोई आरजू न थी. यानी हम में से बहुत से लोग हैं जिनसे हम मिले नहीं, और कोई ना आपकी इच्छा होगी ना हमारी होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से मिले नहीं. तो कहते हैं तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए. यानी हम आपको देखकर अब ऐसा लगता है कि जैसे नितिन भाई से रिश्ता हुआ, अजय भाई से रिश्ता है, आज जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे खुदा करे ऐसा रिश्ता हो जाए जैसे मेरा रिश्ता नितिन भाई और अजय भाई से. और इसमें और भी कई लोग हैं, मैं सबका नाम मेंशन करूंगा फिर लगेगा कि 2 को छोड़ा 4 को बोला. आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं, जो आजकल स्पीकर हैं. मैंने कल नितिन भाई को कहा कि एक बार अडवाणी जी के घर पर एक श्री श्री रविशंकर जी की भजन संध्या थी, तो वहाँ सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया गया, और जो भजन गा रही थी वो कह रही थी हर बात पे आप क्लैपिंग कीजिए, ताली बजाइए, अच्छा लगा तो रिस्पॉन्ड कीजिए. और फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैं उठ के खड़ा हुआ. हमने कहा ये ताली बजवाने वाले लोग हैं, इनसे आप कहेंगे ताली बजवाइए तो दिक्कत होगी. हमारे तो समर्थक मंच के पास रहते हैं, बात अच्छी भी नहीं हो, जोर से नेता बोला तो कोई ना कोई ताली बजाएगा, और जोर से बोला तो कोई जिंदाबाद के नारे लगाने लगेगा, और जोर से बोला तो नीचे से आवाज आएगी, और 2 आदमी ताली बजाए. जैसे एक कवि सम्मेलन में मैं, अजय जी ने मुझे बुलवाया था वहां, तो वहां मच्छन जी वो कर रहे थे कवि सम्मेलन की अध्यक्षता. वो बात बात पे कह रहे थे इस पे दाद चाहूंगा, इस पे ताली चाहूंगा, इस पे आपकी का ध्यान चाहूंगा. तो मुझे जब बोलने का मौका दिया, मैंने कहा आप कवि हैं, आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो आप लेकिन मांग कर ताली लेते हैं. हम लोग बिना मांगे हुए भी ताली लेने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं. और कोई नहीं भी होता है तो कई बार हमारे मंच के आसपास जो हमारे 10 समर्थक होते हैं, अगर उसने ताली बजा दी तो फिर लोगों ने भी सोचा कोई अच्छी बात हुई होगी, चाहे ध्यान दिया हो या ना दिया हो. अभी क्या है कि ये कोविड-19 का बहुत बड़ा खतरा है, और कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कमियां निकालना बहुत आसान है. जैसे इस देश में आप कहीं भी जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति संपन्न हो या गरीब आदमी, उसके पास एक सुझाव होता है. जैसे क्रिकेट मैच को देखते हुए एक सुझाव होता है, लोग कहते हैं ये बाउंसर था, इसको आगे बढ़कर मारना चाहिए था. अरे उसको नहीं पता कि 140 से 160 की स्पीड से जब बॉल आता है तो खेलने वाले को मालूम होता है कि इसको कैसे खेलना है, फ्रंट फुट पर जाकर मारना है या इसको डक करना है. लेकिन सामने वाले को कहता है कि थोड़ा बल्ला ऐसा लगा देता ना, जिसने कभी क्रिकेट न खेली हो वो भी कहता है कि अगर बल्ला थोड़ा सा लगा देते ना तो सीधा बाउंड्री पार कर जाता, जिसने बैट न पकड़ा. तो ये दिक्कत दुश्वारी होती. जैसे आपके इंडस्ट्री में जो आपको मालूम होगा, जैसे मुझे आप पीतल का हार दे दें या सोने का हार दे दें, चेन दे दें, मैं अभी भी फर्क नहीं कर पाऊंगा. मुझे वो देखा आप मेरे हाथ में एक रिंग है, कोई ना कोई मुझे, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ, और मैंने तय कर रखा है कि मैं कभी कोई रिंग लूंगा तो किसी दोस्त का दिया हुआ ही होगा तो लूंगा. जैसे मैंने नितिन भाई से, तो मैं खरीद के नहीं लूंगा इसको, क्योंकि मेरे नजर में ये पत्थर है और आपके नजर में कुछ भी हो,
जैसे जो डायमंड नहीं जानता उसके हाथ में आप डायमंड रख दें, और वो आदमी नहीं जानता हो तो उसके लिए तो वो पत्थर है। इसलिए कहते हैं ना, मानो तो भगवान है और न मानो तो कुछ नहीं है। तो दिक्कत ये दुश्वारी ये है कि जब हम लोग आज जब चीजों को देखते हैं, कोविड-19 इसके बारे में आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा, आपने भी बहुत लोगों को बताया होगा, आप एक्सपर्ट लोग हैं, आप समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई लोगों को लग रहा होगा कि हम क्या सिर्फ डायमंड, ज्वेलरी, स्टोन इनसे जुड़े हुए क्या बड़े लोगों से बात कर रहे हैं। आप सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं, आप करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले लोग हैं, आप अन्नदाता भी हैं, आप समाज की चिंता करने वाले भी लोग हैं। इसलिए मैं जानता हूं आपके यहाँ आप एक व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति नहीं है, आप एक शख्स नहीं है, आप व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। आप एक शख्स नहीं है, शख्सियत है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जीते, आपका काम चलता है तो उससे हजारों लोग आप पे डिपेंड होते हैं। इसलिए जैसे देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा देश के 135 करोड़ लोगों का है, लेकिन आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं वो आपके बच्चों की तरह हैं। और मैं इसलिए आज आपसे जुड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह की चिंता की है ना, आपके एसोसिएशन जितनी चिंता शायद ही किसी ने की होगी। आपने सबकी चिंता की है, सबका, किसी का जो व्यवस्था जो नितिन भाई ने मुझे बताया तो मैं इतना खुश हो गया, मुझे लगा ऐसे महान लोगों से मुझे मिलना चाहिए और इसलिए मैं आपके बीच में मिलने के लिए आपसे जुड़ा हूं। मैं मानता हूं कि ये जिस तरह की आपकी इंडस्ट्री है इसमें जो आप जानते हैं कि जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री में करीब 85% गोल्ड और 15% स्टोन का मामला है। साइज जो आपके इंडस्ट्री का है, जो मैंने रिसर्च किया है, 1 करोड़ आर्टिजन और कारीगर आपके पास, जिसका फुल डाटा अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इतने लोग, करोड़ों लोग, 1 करोड़ मतलब एक व्यक्ति का मतलब ये जान लीजिए उसका एक परिवार जो आपके यहाँ काम करता है वो एक व्यक्ति तो नहीं है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं और कारीगर जुड़े हुए हैं। 55 लाख करीब जो है आपका वर्किंग रिटेल होलसेल सेक्टर में आपसे लोग जुड़े हुए हैं। करीब 6 करोड़ जो डिपेंडेंट्स हैं, जिस पर अगर 1 करोड़ को 5 से जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, वो जुड़े हुए हैं। 5.50 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री का आपका साइज है, यानी जीडीपी में आप बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है इंडस्ट्री में। जो मैंने देखा है, जो मेरा रिसर्च है, करीब 60 से 70% स्किल जो आपके यहाँ वर्कर हैं और कारीगर हैं, वो नेटिव पैलेस वो बहुत सारे चले गए हैं, तो आपकी इंडस्ट्री चलनी है तो उनकी भी चिंता करनी है। जो कारीगर जो जॉब पे हैं, जो सैलरीज पे हैं, वो भी आपके यहाँ हैं। मैं मानता हूं कि आपके यहाँ आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और क्योंकि जो मैंने फेसबुक को पर अपने इसको लाइव इसलिए कर दिया कि जो छोटे छोटे गांव में ज्वेलर होते हैं, जो शायद आप वो अभी भी मोबाइल नहीं चलाते या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाते या आपसे नहीं जुड़े होंगे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में, मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी। आपके ऊपर रिटेल सेक्टर में जो 4 लाख से ऊपर जो शॉप्स हैं उनकी दिक्कतें हैं, वो बंद हैं। जो बैंक की लायबिलिटीज इंडस्ट्री है, मैं आपको पता है जब आप शोरूम बनाते हैं तो लोगों को लगता है कि आप सबसे चमकता हुआ शोरूम तो आप ही का होता है, सोने जैसा, क्योंकि आप उस कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखने वाले को लगता होगा कि आप शायद बहुत दिक्कतों में नहीं होंगे, लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन पर बैंक की बहुत सारी लायबिलिटीज है। कारीगर की चिंता आपको करनी है और बैंक जो इंटरेस्ट वेवर है उसका प्रेशर आपके ऊपर अलग है। तो मैं हॉलमार्क का जो विषय है, नितिन जी ने मुझे कई बार बताया है, मैंने उसके लिए रामविलास पासवान जी से भी बात की है और दानवे साहब से भी बात मैं करूंगा। इस विषय को लॉकडाउन में नहीं हो सकता ये विषय, लेकिन जो आपको 1 साल का टाइम मिला था उस टाइम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो मैं आपके इंडस्ट्री के विषय को समझ रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने काम किया है, जैसे आपने
चिंता की है, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड-19 का जो खतरा है, कई बार अब देखिए, शुरू में तो सब लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है। अब कई लोग आलोचना के स्वर भी आते हैं, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और पार्टी के प्रवक्ता के नाते जैसे मैं आपके वेब पे जुड़ा हुआ हूं, तो आप मोबाइल पे देख रहे होंगे या आप देख रहे होंगे मुझे अपने लैपटॉप पे, लेकिन बड़े स्क्रीन पे भी मुझे आपको देखना होता है। जैसे आज 5 बजे मैं जी न्यूज पे आऊंगा और 6 बजे मैं TV9 पे आऊंगा, तो डेली मैं 2 डिबेट मिनिमम, और 8 बजे शायद सहारा पे आऊंगा, तो ऐसे 3 डिबेट मुझे करनी होती है। तो उस डिबेट के अंदर भी जो वर्तमान विषय होते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ यू, वो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। जब नितिन जी ने मुझे कहा था तो मैंने कहा कि मैं कोविड पे बोलूंगा, आपकी इंडस्ट्री पे बोलूंगा, जो सामाजिक विषय है उसको लूंगा, और बाकी मैं आपको मीडिया पर्सन की तरह अपने को हाजिर करूंगा कि आपके मन में जो सवाल हो। कई बार आपको लगता होगा कि टेलीविजन में जो बैठे हुए पत्रकार हैं वो ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता से, तो मैं सवाल जवाब भी ज्यादा लूंगा और आपके सवालों का जवाब ऐसे दूंगा जैसे हमें पार्टी की तरफ से अगर डाइस पे बैठाया जाता है तो कम से कम 500-600 पत्रकार होते हैं, और वो सब बड़े लेवल के आते हैं जो बीजेपी में एडिटर लेवल के होते हैं। वो कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा मैं पूछ के कल बताऊंगा, मुझे उसी वक्त उसका जवाब देना होता है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे स्पोक्स पर्सन के लायक समझा है, तर्जुमान के लायक समझा है, तो मैं पार्टी की तर्जुमानी करता हूँ। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आप, क्योंकि करोड़ों लोग, करीब 6 करोड़ परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, तो देश का एक बड़ा सेक्शन आपसे जुड़ा है। लोगों के पहले लोगों के लिए दाना चाहिए पेट के लिए, उसके बाद कपड़े चाहिए, और कपड़े के बाद सजने के लिए जेवर चाहिए। तो आप सिंबल हैं इस बात का कि अगर इस देश के लोग संपन्न होंगे तो चाहे गरीब आदमी भी हो, वो एक छोटा सा की ज्वेलरी जरूर वो उसमें वो जोड़ता है, और वो कहता है कि उसकी जितनी जिसकी हैसियत हो। आजकल तो बड़े हैसियत के भी बहुत से अपने देश में, जब से ये साइज बढ़ा है इंडस्ट्री का, तो गांव के जो ज्वेलर्स होते हैं उन पर विश्वास बहुत होता है। समाज में ये आपकी इंडस्ट्री तो विश्वास से चलती है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो कोविड-19 का खतरा है पूरे दुनिया में, ये जब खतरा आया तो आप जानते हैं कि भारत में भी जब ये खतरा आया था तब लोगों ने, अभी हमारे जो आलोचक हैं वो कहते रहते हैं कि साहब आपने कब बंद किया, कब नहीं किया, आपको कब करना चाहिए था। आजकल हम लोगों को सुझाव देने वाले बहुत लोग हो गए। जब शासन में जो लोग नहीं थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग कई पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जो लोग शासन में थे उन्होंने जिन लोगों से आजकल स्काइप पे बात की है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से, उन्होंने कोई बात नहीं की। उनके पास पार्टी के लिए टाइम था, इन लोगों से बात करने के लिए समय नहीं था। लेकिन आज लोग स्काइप पे बात कर लेते हैं कभी बड़े बड़े लोगों से। तो कई लोगों को ये सवाल पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं कि साहब आपने कब बंद किया, आपको कब करना चाहिए था। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब लोग ये सवाल करते हैं तो आप लोगों को भी इसका जवाब देना चाहिए। आज जो कोविड-19 पर मैं हूं, उसके बाद मैं विषय को अलग से ले रहा हूं। कोविड-19 पर मैं आपको बता दूं कि जब ये कोरोना वायरस का जो खतरा है पूरी दुनिया के मामले में, मैं कह सकता हूं कि भारत में पहला कोरोना वायरस का जो केस है वो 30 जनवरी को पाया गया। उसके तुरंत बाद सरकार ने कई कदम उठाए। उसके बाद इसी जनवरी के महीने में जो महाशक्तियां हैं, जो वीटो पावर्स कहे जाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन में और इटली, स्पेन में भी, अमेरिका में तो 21 जनवरी को आया पहला केस, इटली में 30 जनवरी को आया, और स्पेन में 31 जनवरी को आया, ब्रिटेन में अंतिम जनवरी के में पहला केस आया। भारत सरकार ने समझदारी दिखाई, लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करते हुए जो आज है, इसका नतीजा भारत में आज करीब 62,000, यानी आप समझिए अभी 70,000 करीब ये होगा, और 2,000 की संख्या करीब मौत की संख्या है। लेकिन अमेरिका में देखिए, उनके यहाँ मरने वालों की संख्या 80,000 से पार कर गई, 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। और इटली में ये संख्या मरने वालों की 30,000 से ज्यादा पार कर गई। ब्रिटेन में ये संख्या 32,000 से आगे पार कर गई।
जबकि ताइवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर में ये वायरस संक्रमण बढ़ने में नहीं दिया। वो एक मिसाल है। लेकिन पूरे दुनिया में क्या मिसाल है? पूरे दुनिया में मैं समझता हूं कि जो काम ताकतवर देश नहीं कर पाए, हम सबका सौभाग्य है कि हम भारतीय हैं और भारतीयों को एक ऐसा नेता मिला है जिसकी सिर्फ वोट नहीं देते लोग, उनको अपना गार्जियन मानते हैं। जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी को अपना परिवार मानते हैं, वो जीते हैं 135 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फैसला लिया और आपने लबैक किया। आसान काम नहीं है, सरकारों को ये फैसला करना ये आसान काम नहीं है। और उस आसान काम नहीं होने की वजह से मैं आपको कहता हूं कि जब ये फैसला लिया गया, इस फैसले को लेने के वक्त में इस बात का ध्यान रखा गया कि हम जिन चीजों का फैसला ले रहे हैं उन फैसले से लोगों को की जिम्मेदारी पूरी हो, और इन जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हम सबको वो फैसला जरूरत था और उसको हमको लेना ही था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लॉकडाउन हुआ वो डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं था, भारी मन से किया हुआ प्रधानमंत्री का डिसीजन था, और जिससे देश पूरी तरह से आज कोविड-19 के खतरे से बचा है। अभी मैं मानता हूं कि जो कोरोना वायरस का जो बहुत बड़ा खतरा है, आप में से बहुत से लोग एमएसएमई सेक्टर भी में जुड़ते हैं, और इसके बारे में नितिन गडकरी जी ने बहुत विस्तार से देश को बताया है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमको क्या क्या करना है। और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आरबीआई ने जो फ्रेश रिलीफ मेजर्स हैं, उसके टैकल पॉइंट इकोनॉमिक्स क्राइसिस में जो पॉइंट है वो आपको पता है। बहुत से आपने न्यूज़ पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे डिटेल है, लेकिन मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इकोनॉमिस्ट की भाषा में मैं जवाब नहीं दूंगा। इसमें मैं आपको व्यवहारिकता के साथ आज बातचीत करने के लिए आपसे जुड़ा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि कोरोना वायरस में कई लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है, खासकर आपके एसोसिएशन को मैं बहुत हाथ जोड़कर साधुवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। आपने अपने वर्कर की जितनी चिंता की है वो आदर्श है, उसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन बहुत सी जगह, बहुत स्टेट में जो वर्कर है उनके साथ दिक्कत है। जैसे मजदूर हैं, बड़ी तादाद में आपने देखा होगा मजदूर पैदल भी निकल पड़े। वो पैदल निकले, अगर वो राज्य में जाएंगे, मान लीजिए बिहार के अंदर जाएंगे, या मान लीजिए वो जाएंगे यूपी के अंदर, तो जाने के बाद भी उनको 21 दिन तक लॉकडाउन में रहना हो, 21 दिन तक आइसोलेशन में रहना हो, 21 दिन तक उनकी चिंता वहां की सरकार करेगी। जैसे बिहार सरकार ने तय किया कि जो भी हमारे यहाँ बिहार में मजदूर आएंगे, अभी रेलवे की कोई दिक्कत नहीं है। कल ही पीयूष गोयल जी ने कहा कि वो रेल चला रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको चलाएंगे। करीब 300 जोड़ी ट्रेन वो चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन भी चल रही। लेकिन जो मजदूर जहाँ अच्छी व्यवस्था है वो मजदूर रुका हुआ है, लेकिन जिस मजदूर को खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, भूखा है, वो पैदल चला है। अगर प्रधानमंत्री की तरह सब सरकारों ने फिक्र की होती तो वो पैदल नहीं जाता, क्योंकि जो पैदल जा रहा है भूखे प्यासे, हम लोगों का भी दिल बहुत दहल जाता है। हमने देखा जैसे मजदूर कट के मर गए औरंगाबाद के पास में, कितना दुख हुआ। कोई मजदूर ट्रक पे जा रहे थे, वो पलट गया, बहुत दुख हुआ। जो मजदूर जा रहे हैं, दिल हमारे जैसे लोगों का बहुत रोता है, आपका भी दिल परेशान होगा। मेरे यहाँ भागलपुर से और अररिया, किशनगंज और सुपौल के इलाके से, बिहार के इलाके से बहुत से फोन आते हैं। हम लोगों के जहाँ परिचित हैं उनको मदद भी करते हैं। लेकिन जो दिक्कत दुश्वारी है, उस दुश्वारी को देखते हुए एक चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि क्या हम इनकी चिंता कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सरकार ने कहा, सरकार ने तरह तरह के सहायता दिया है। जैसे जनधन खाते में जो बहनें हैं उनके अकाउंट में पैसा डाला, जो किसान हैं उनके अकाउंट में पैसा डाला, उज्ज्वला गैस का 3 महीने की छूट दिया, आपके यहाँ जो EMI है उसके लिए भी 3 महीने की छूट दी। और सरकार और कुछ भी करने वाली है, आपके विषय को भी एड्रेस करने वाली है। कोई इसमें कहीं से भी चिंता न करें कि सरकार इसको एड्रेस नहीं करेगी, इन इश्यू को एड्रेस करने वाली। तो जो मजदूर जा रहे हैं उनकी भी चिंता सरकार करने वाली है, क्योंकि बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी बाढ़ पीड़ित की बहुत सेवा में माहिर रहे हैं। तो हम लोगों ने ब्लॉक में एक सेंटर बनाया है कि हर ब्लॉक में जो लोग जाएंगे उनको जाते ही
एक टॉवेल देंगे, यानी गमछा कहते हैं उनको, खाने का बर्तन देंगे, 3 टाइम के खाने का इंतजाम करेंगे। और जब वो अच्छे हो जाएंगे, मतलब वहाँ 21 दिन तक रहेंगे, उसके बाद जब घर जाएंगे तो राशन देंगे, साथ में उनको 500 रुपये भी देंगे, और साथ में उनके अगर वो टिकट लेकर आए हैं तो वो टिकट भी देंगे। तो जो मजदूर हैं उनकी भी चिंता हमने की। और आजकल एक नया फैशन हो गया, पूरे आप जानते हैं, आप में से बहुत ज्वेलर हैं जिनके शोरूम अरब कंट्री में भी। अब अरब भारतीय ज्वेलरी बहुत पसंद करते हैं। जितने बड़े ब्रांड हैं, मुझे नहीं पता, इसमें बहुत बड़े ब्रांड के भी लोग जुड़े होंगे जिनके शोरूम अरब देशों के अंदर भी। और अरब देश जरूर मुस्लिम इस्लामिक मुल्क कहे जाते हैं, लेकिन चाहे ओमान हो या यूएई हो, इन सब देशों में कहीं भी जाएंगे तो वो धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने, क्योंकि जब कोविड-19 का खतरा हुआ तब तबलीग जमात मरकज में साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए लोग जमा थे, उसमें बहुत से कोरोना वायरस से पीड़ित थे, और उन्होंने जो नासमझी की, उस नासमझी से ये बहुत जगह बढ़ा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का कोई धर्म नहीं, तबलीग का मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान तबलीग जमात से जुड़े हुए। मुसलमानों में शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, सुन्नी में देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। जो लोग मजार को मानते हैं उनको तो तबलीग जमात वाले मुसलमान ही नहीं मानते, उनको कहते हैं ये तो पूजा करने वाले लोग हैं। तो ऐसे उनके अपने बहुत सारे डिफरेंसेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी आवाज जा रही है ना? बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा हूं जी कि वहां से जो लोग निकले और बाद में जो कुछ व्यवहार हुआ, ऐसा हुआ कि जैसे व्यवहार बहुत खराब हुआ हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री एक बात में कमिटेड हैं, वो वोट की सियासत नहीं करते। ये पहला प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना आएगा जाएगा, इसकी चिंता करके काम नहीं करते। जो देश हित में होगा, जो वही बात नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और यही देश हित की बात वो करते रहे हैं। और मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा, देखो मैं वोट को ध्यान में रखकर कोई काम करता ही नहीं, ना मैं करूंगा। कुछ महीने पहले ही जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो इस बात को उन्होंने कहा, और मैंने देखा है, मैंने तो बचपन से उनको देखा है, वो 135 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र कर रहे हैं। इस देश में कुछ लोगों ने बदनाम करना चाहा। एक जफरुल इस्लाम खान नाम का दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था, उसने अरब कंट्री को कहा कि अगर हम चिट्ठी लिख देंगे, अरब नाराज हो गए तो भारत में जलजला आ जाए। अरे अरब कंट्री तो अपने मुल्क के, वहाँ सऊदी अरब, यमन पे बम बरसा रहा है, ईरान इराक की दिक्कत है, सीरिया में आपस में दिक्कत है। और आपको मैं बता दूं कि भारत में इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान में रहता है। और जब इस देश का बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो अपने को इस्लामिक राज्य घोषित कर लिया, लेकिन हमारा देश है जिस देश ने, अगर हमारे देश के नेता चाहते उस वक्त तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते, भारत का भी राजकीय धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म रख देते। लेकिन उस वक्त देश के नेताओं ने तय किया कि ये भारत है और भारतीयता है। भारतीयता का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, होल मैन काइंड आवर फैमिली। हम पूरे वसुधा को, पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम तो भोजन, भारतीय लोग भोजन करते वक्त में भी जो मंत्र पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उसमें पूरे दुनिया की फिक्र करते हैं। ये है भारतीयता। हम इजरायली नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हमारी सोच ऐसी हो ही नहीं सकती। अगर हम सांप्रदायिक होते तो आजादी के बाद जितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम यहाँ रहे नहीं रहते। तब हमने तय किया कि भारत को सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है। और जो लोग पाकिस्तान चले गए, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ऐ मुसलमानों, अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तुमको वहां अपना हम मजहब मिल जाएगा। जैसे मैं मुसलमान हूं और इमरान खान भी मुसलमान है, वो मेरा हम मजहब हुआ, यानी मेरा धर्म उसका धर्म एक हुआ। लेकिन वो मेरी फिक्र नहीं करेगा। मैं और नितिन खंडेलवाल जी हम वतन हैं। अगर मान लीजिए मेरी तबीयत नाशाज हो, मैं दिक्कत में हूं, तो इमरान खान फोन करेगा या इमाम बुखारी साहब मुझे फोन करेंगे, मुझे नितिन भाई फोन करेंगे, शाहनवाज जी कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा था, ऐ मुसलमानों, तुम पाकिस्तान जाओगे वहां तुमको अपना हम मजहब मिल जाएगा, नहीं तुम्हारे धर्म का व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन अपना हम वतन नहीं मिलेगा। आपके गांव का हो, मान लिया आप नागपुर का हो, कोई आदमी आपके धर्म का ना हो और वो परेशान हो
और पता लगे नागपुर का है तो आप ज्यादा चिंता करो, कोई बिहार का होगा हम ज्यादा चिंता करेंगे। तो ये हम वतन का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे दुनिया को ये मालूम है कि भारत आज एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबको बराबर का अधिकार है। इसलिए मैं कई बार जो लोग परेशान होते हैं, मान लीजिए 2 सब्जी वाले को किसी ने पीट दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे भारत के हिंदू खराब हो गए। कई लोग ऐसा दुष्प्रचार करते हैं। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों को कहता हूँ कि मौलाना अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, यानी हम सारे जहां से अच्छा मेरा देश है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब प्रोफेट मोहम्मद जो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे किसी ने पूछा कि आपको हिंदुस्तान के बारे में कैसा एहसास होता है, तो उन्होंने कहा ठंडी हवा का। तो इकबाल ने लिखा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन बही। तो हमारे देश में अगर हमारे देश के राजा रजवाड़े से पहले हमारे देश के अगर बहुसंख्यक समाज के लोग सांप्रदायिक होते तो सबसे ओल्डेस्ट चर्च भारत में नहीं है। सऊदी अरब के बाद, अरब कंट्री के बाद अगर सबसे पहली मस्जिद कहीं बनी तो केरल के अंदर बनी, वो यहाँ नहीं होती। और आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मैंने 2000 में पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, भारत से अच्छा संविधान और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। जो एक नजर से देखते 135 करोड़ हिंदुस्तानी को, आप में से जितने लोग हैं आप सांप्रदायिक है क्या? आप फिरका प्रस्त होते? आपके यहाँ तो कारीगर बड़ी तादाद में बंगाल से भी आते हैं, कई जगह से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं। आप तो हुनर देखते, जिसका हुनर अच्छा वो आपका, जो ईमानदार हो वो आपका, जो ईमानदारी से आपके काम आए वो आपका। अगर ये देखते तो नितिन जी मैं आपका दोस्त नहीं होता। आप कहते नहीं शाहनवाज जी मेरा तो आपका 2004 का रिश्ता है, मैं आपके घर पे रुका हूँ। जब उमा भारती जी की तिरंगा यात्रा थी तो अनंत कुमार जी, मैं और उमा भारती जी आपके घर पे रुके और तब से रिश्ता है। अभी भी मैं मानता हूँ कि मैं जिस तरह का रिश्ता आप लोग निभाते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि ज्वेलरी में ये जो कई जगह गांव में वो सुनार भी कहते हैं उसको, कई जगह अलग अलग नाम है, लेकिन आपका दिल तो सोने का है। सच में आपका दिल सोने का है, क्योंकि आपके दिल में कोई मिलावट नहीं है। आप हर हिंदुस्तानी को एक नजर से देखते हैं। इसलिए मैंने आज तय किया कि पूरे देश के अब करोड़ों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आज मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आपने जोड़ा है, फेसबुक लिंक से भी जोड़ा है, तो आम आदमी भी आज सुन रहा है। आज आम और खास के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई बीच में पर्दा नहीं है। आपने शेर सुना है ना, इधर चिलमन से हम झांके। चिलमन कहते हैं पतली चिलमन होता है ना, जो दीवार जिसमें दिखता भी है नहीं भी दिखता है। तो शायर ने कहा इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, ना हम झांके न तुम झांको। यानी कोई बीच में नहीं है। आज की जो फेसबुक लाइव है, जो जूम मीटिंग है, इसमें गांव का गरीब आदमी भी देख रहा है। हमारे 17-18 लाख के करीब फॉलोअर हैं मेरे ट्विटर पे, वो भी देखेंगे। हमारे फेसबुक पे 8 लाख लोग हैं और उसमें कई जगह ये शेयर हुआ है, तो करीब करोड़ों लोगों के बीच में जो 1-1 करोड़ लोग जिसको फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है। तो ये बहुत व्यापक मीटिंग है। मैं नितिन जी से कह रहा था कि आज आप बड़े निराश ना हो, क्योंकि आप तो बड़े बड़े नामी गिरामी मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं, और हम लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। हम लोग तो एक मामूली बीजेपी के कार्यकर्ता को आज आपने बुलाया है, तो हम लोग आपका क्या मोटिवेशन करेंगे? जो बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं वो आपका मोटिवेशन करके गए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो ये जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि दुबई को कह देंगे तो जलजला आ जाएगा, हमने कहा कोई जलजला नहीं आएगा। दुबई का, यूएई का सबसे बड़ा अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। सऊदी अरब का सबसे बड़ा, जैसे भारत रत्न होता है ना, जैसे उनके यहाँ किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। ओमान का अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। अफगानिस्तान का अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। तो हमारे नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये व्यवहार में अपनाते हैं और ये आप भी अपनाते हैं। आप भी मोदी जी जैसे हैं, सबका साथ, सबका विकास। अच्छा ये बताइए, कई लोग कहते हैं जी मुसलमान जा रहा है उससे हम सब्जी नहीं लेंगे। अब कोई मुसलमान कहे नहीं मैं नितिन खंडेलवाल जी के यहाँ से ज्वेलरी नहीं लूंगा, तो 15% ग्राहकी तो 20% कम होंगे साहब। ऐसे कहीं होता है क्या? ये बदतमीज लोग हैं जो इस तरह कहते हैं इस जाति से, धर्म से।
अब कोई एक आदमी भूखा है, वो ठेला लेकर जा रहा है और उससे कोई पूछे कि जात है, हमारे भी एक दो विधायक ने ऐसी हरकत की, मेरे पार्टी के अध्यक्ष ने तुरंत उसको नोटिस दिया, इस तरह की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे सरसंघचालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की गलती से पूरे समाज को दोषी नहीं किया जा सकता। हम लोग इस तरह करते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में हैं, जो समाज में ऐसे लोग हैं जो कई लोगों को बदनाम करने वाले लोग, और ऐसे लोग हैं जो बदनाम करेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, और मैं कब से काम करता हूं? 1986 से काम करता हूं। हमारी 2 MP होते थे, हम युवा मोर्चा में काम करते थे। ये हमारी पार्टी, हमने इसको देखा है, हमने अपने नेताओं को देखा है। और जो लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं, मैं कह दूं, एक दिन भी अगर मुझे आज तक नहीं लगा कि मेरी पार्टी मुसलमान होने से कोई भेदभाव करेगी, अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी पार्टी मुसलमान होने की वजह से मेरे कोई साथ भेदभाव कर रही है, उस दिन मैं काम करने वाला नहीं। मेरी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं देखती। जो मुल्क से मोहब्बत करेगा, जो इसको जननी मातृभूमि मानेगा, जो इसको मादरे वतन मानेगा, चाहे उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, हम उसको अपने छाती से लगाएंगे और अपने पलकों पर बैठाएंगे। ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं, हमें सबकी चिंता करनी। और ये जो वक्त है, रतन टाटा जी ने सही कहा, ये वक्त कमाने का या गंवाने का साल नहीं, आपने क्या खोया उसका साल नहीं, ये जिंदगी बचाने का सवाल है। जिंदगी बचाने का, मैं एक लाइन और ऐड करता हूं, आपकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी आप पर है। और इस जिम्मेदारी है, सब काम मोदी जी पे छोड़ देंगे या सब काम किसी राज्य के मुख्यमंत्री पे छोड़ देंगे? आप मोदी जी हैं, अपने गांव के मोदी जी आप हैं, अपने समाज के मोदी जी आप हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, हमने जिसको नेता चुना उसकी बात को हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे चलेंगे? उस बात को हमें मानना होगा। ये सुभाष जी कहाँ चले गए? सुभाष भोला जी की कुर्सी खाली दिख रही है केसरिया में, हाँ दिख गया। आप उठेंगे तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, मुझे लगता है जैसे हम कहीं भाषण के लिए जाते हैं सुभाष जी, तो जब देखते हैं पब्लिक इधर उधर होने लगी तो हम लोग तुरंत भाषण को शॉर्ट कर देते हैं, हमें पब्लिक का बहुत अंदाजा होता है। लेकिन मैंने आज इनसे कहा था, नितिन जी से, उनकी पूरी टीम से, कि देखिए हम आज कोई ऐसा विषय लेंगे जो सामाजिक तौर पे जब क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं आपके विषय को लूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कोविड-19 के खतरे को हम बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग जहां भी हैं, आप समझिए 2020 में आपने नहीं कमाया, जो 3 महीने कमाए भी थे, या समझिए 1 साल पहले भी आपने नहीं कमाया। आपको ये सब समाज को देना। कहता ना ये देश, आपने सुना है ना, पहले आपने गीता सार पढ़ा है ना, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, क्या आपने लिया, जो लिया यहीं से लिया। तो आप महाभारत बड़े शौक से देखोगे, वो श्री कृष्ण का संदेश बड़े शौक से सुनोगे। तो जो कुछ अगर आप याद करो, आप अपने पुराने 10 साल 15 साल पुराने दिन को, तो इस देश ने ही आपको बनाया है। अब आप देश को जरूरत आपकी, सिर्फ बॉर्डर पर जुड़े हुए जो फौजी हैं वही देश के लिए रक्षा करेंगे, आप नहीं करेंगे। कई बार मैं टीवी डिबेट में आता हूँ, कई फौजी आते हैं। तो एक बार डिबेट हो गई, जब मैंने रियाज नाइको पर एक डिबेट थी, संदीप चौधरी जी 24 पे डिबेट कर रहे थे। वो कह रहे थे शाहनवाज हुसैन, वो जरा जोर जोर से बोलते हैं। उन्होंने कहा बताइए, आज एक रियाज नाइको मारा गया, इस पर आप पीठ थपथपा रहे हैं, एक कमांडर के मरने पे हमारे इतने लोग मर गए। तो मैंने कहा भाई हम कहाँ थपथपा रहे हैं, आपको क्यों दुख हो रहा है? तो ये फौजी हैं, ये कह रहे हैं नहीं ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैंने कहा भाई आपके लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है, जिससे पाकिस्तान रोने लगे, आपके लिए बड़ी उपलब्धि नहीं होगा। और जरूरत नहीं है कि मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ या आप ज्वेलरी का काम करते हैं और आप फौजी नहीं है तो आपकी देशभक्ति किसी की देशभक्ति से कम हो, मेरी देशभक्ति से। आपकी भी देशभक्ति। देश क्या है? देश लोगों से बनता है। देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, मिट्टी का ढेला नहीं है, देश इंसानों से बनता है। और इस देश को बनाने में आपने भी एक अहम रोल अदा किया है। इस देश की जीडीपी को बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वो जो पैसा आता है, जो टैक्स आता है, वो गरीबों तक पहुंचता है, गरीबों को काम भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे पास अभी 4 मिनट और है, मुझे 1 घंटा दिया था माइंड स्पीक ने, नितिन जी ने, तो मैं 4 मिनट और लूंगा। और नितिन जी इशारा करेंगे, अगर 2-4 मिनट देंगे तो
जवाब में ले जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देश हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं, हम फिक्र करेंगे, पूरा देश की फिक्र नहीं कर पाएंगे। फिक्र किसकी करना है? हमारा, मेरा देश मेरा गांव। आपने फिल्म देखी थी ना, मेरा गांव मेरा देश। आप अपने गांव की फिक्र कर लेंगे तो देश की फिक्र हो जाएगी। आप अपने मोहल्ले की फिक्र कर लेंगे तो देश की फिक्र हो जाएगी। आप अपने गरीब रिश्तेदारों की फिक्र कर लेंगे तो देश की हो जाएगी। आप अपने पड़ोसियों की फिक्र कर लेंगे तो देश की हो जाएगी। आप अपने वर्कर की फिक्र कर लेंगे तो देश की हो जाएगी। और देश का पद्मश्री से बड़ा अवार्ड है। कुछ अवार्ड होते हैं जो दिए जाते हैं, कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो लिए जाते हैं। ये अवार्ड आप खुद ले सकते हैं कि हमने काम किया। आपकी आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारे दादा जैसे 1900 पहले 100 साल में ये बीमारी यहाँ थी, 1920 में भी आई थी, 1820 में भी आई थी। प्लेग का वक्त था, सूखा भी साथ आ गया था, 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय मर गए थे। तब लोग क्या कहते हैं? एक सेठ था जो बड़ा कंजूस था, उसने किसी को खाना नहीं दिया। और फिर कौन याद करते? उनकी पीढ़ी याद करती है। हमारे दादाजी उस वक्त जब पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रही थी, उन्होंने अपना जितना खजाना था गरीबों में बांट दिया था, गरीबों को दे दिया था, किसी को भूखा रहने दिया। तो उनके बच्चे भी आज गर्व से कहते हैं हमारे दादाजी ऐसे थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसमें बड़ा रोल अदा करना है, और इस रोल में हम सब आपके साथ हैं। माइंड स्पीक के बारे में, आपके बारे में, मैंने जो आपकी समस्या है मैं उसके बारे में 3 मिनट और बोल देना चाहता हूँ। 2 मिनट मेरे पास कि आपकी समस्या है। आपको जो 1 साल वाली छूट मिली थी हॉलमार्क की, उसमें भी छूट जो है बढ़वाई जाएगी आपको। ये वचन मैं आपको रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते देता हूँ। और रामविलास पासवान जी वाजपेयी जी की सरकार में भी मेरे साथ मंत्री थे। और मैं आपको बता दूं, रामविलास पासवान जी जो बीजेपी से जुड़े 2014 में, वो मैंने ही उनसे जाकर पहले बात की थी, फिर मैंने नरेंद्र भाई से बात की, फिर मैंने राजनाथ जी से बात की, सुशील मोदी जी से बात की, उस वक्त बिहार के प्रभारी थे धर्मेंद्र जी, उनसे बात की, और फिर रामविलास जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपके डेलीगेशन को लेके मैं जाऊंगा। तो मैं बीजेपी का तर्जुमान तो हूं, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, क्या आपकी तर्जुमानी में नहीं कर सकता, जिससे इतने लोग जुड़े हुए हैं? तो मैं आपकी भी तर्जुमानी करूंगा, आपकी भी बात को पहुंचाने का काम वहां करूंगा। ये वचन आपको देता हूं। अभी ज्यादा फिक्रमंद मत होइए, सरकार पूरी तरह आपके साथ है, सरकार ईमानदारी से साथ है। इस देश के साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि जब कोविड-19 के खतरे में चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, तो भारत के लिए एक माहौल बन रहा है। भारत एक अच्छा, एक बहुत बड़ी परिस्थिति भारत के लिए बनी है। इस परिस्थिति को हम जोड़कर देख सकते हैं। हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे। पूरे दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ आए, इसके लिए भी आप सब सहयोग करें, उनसे बातचीत करें। आप में से बहुत से लोग अलग अलग काम भी कर रहे हैं। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। रमजान का मुबारक दिन है। रमजान में लगातार 1 घंटा बोलना, और आपको पता है सहरी के बाद फिर 7 बजे ही रोजा खुलेगा। लेकिन मैंने कहा कि वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। जैसे पूजा आप करते हैं तो आपके और भगवान के बीच का मामला, मेरा और मेरे खुदा के बीच का मामला है कि मैं कैसे करता हूँ। हम लोग बीजेपी में काम करते हैं तो कई लोग तो हम लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। आपको पता है कि समाज में जहाँ आपकी मोहब्बत मिलती है, कुछ लोगों को नफरत का भी हमें शिकार होना पड़ता है। और उन नफरतों के शिकार होने के बाद भी हमारी हिम्मत न कम होगी। हमारा एक मकसद है, समाज के अंदर बहुत से लोग हैं जो समाज को तोड़ेंगे अपनी तकरीरों से, बहुत से लोग हैं जो समाज में दरार पैदा करेंगे, डायनामाइट लगाएंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन लेकर चलता है फेविकोल। जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा नहीं। 30 साल की उम्र में मंत्री, 32 में भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री, 3-6 विभाग का मंत्री रह चुका हूँ, भाजपा का प्रवक्ता हूँ। भाजपा की जो 10 लोगों की बॉडी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं आप, वो जहाँ तय होता है किसको राज्यसभा लोकसभा देंगे, किसको एमएलए बनाएंगे, उस कमेटी का पार्टी ने हमको मेंबर बनाया है। तो मेरे मन में मेरी पार्टी के लिए बहुत सम्मान है। मेरे जिंदगी का मकसद कोई बड़ा पद नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद है समाज में जो गलतफहमी है उसको दूर किया जाए। और मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, इस देश की जो भारत माता की 2 आंखें हैं,
हिंदू और मुसलमान, इसमें से एक भी कमजोर होगी तो भारत माता की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इन दो आंखों को जोड़ कर रखना, इनके बीच में ब्रिज बनना, समाज के अंदर जो एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो रास्ता दिखाया है, जो नरेंद्र मोदी जी का दिखाया हुआ रास्ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर चलना और जिसकी जितनी क्षमता है उसको लेकर चलना। कांतिलाल जी तो लगता है हमारी तरह जो है देर रात में बहुत सोए नहीं है, और मैं उनको देख रहा हूँ, और लेकिन इतने संयम से आपने मुझे सुना। मैंने आप मैं फिर से अभी आप ध्यान रखें, ये लॉकडाउन को माने। अगर लॉकडाउन के बारे में कोई फैसला अभी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं सारे मुख्यमंत्री के साथ, अगर लॉकडाउन में छूट मिले भी तब भी अपने बच्चों के खातिर, समाज के खातिर आप घर में रहिएगा। आप ये नहीं सोचे चलते हैं जरा अपने दोस्त के यहाँ मिलाते हैं जाकर, कहीं ऐसा कोई करे कि नहीं चलते हैं हम इनसे मिलाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जैसा लॉकडाउन में सख्ती है, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए। इस देश में सबकी चिंता कीजिए, सबको लेकर चलिए, और जो नरेंद्र मोदी जी एक नेता बनकर जो संदेश देते हैं उसको स्वीकार कीजिए। कुछ ना कुछ रहेगी, आपके नजर होते हैं। देखिए हम सबकी नजर है ना, हम में से कई लोगों को कई हीरो अच्छे लगते हैं, कई आप में से कई हीरोइन अच्छी लगती है। अगर आपको लगती तो मान लीजिए कांतिलाल जी को लग रही है, तो फिर ये कमल कोठारी जी को क्यों नहीं लग रही? नजर तो वही है, लेकिन नजरिया बदल जाता है। जैसे आप एक किसी को देख रहे हैं तो आपको एक औरत एक माँ के तौर पे दिख रही है बेटे को, एक को बहन के तौर पे दिख रही है, एक को वो भाभी के तौर पे दिख रही है, एक को वो दोस्त के तौर पे दिख रही है, क्योंकि देखने का अंदाज अलग हो जाता है, नजरिया अलग हो जाता है। नजर तो एक है। अगर आप आलोचना करना चाहेंगे, आप चाहेंगे नहीं कमियां निकालना, तो आपको शाहनवाज हुसैन में भी कमी लगेगी, आपको मोदी जी में भी कमी लगेगी। अगर आप अपने नजर को पॉजिटिव रखेंगे तो हर कोई अच्छा लगेगा। इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। मैं अपना फेसबुक का, ट्विटर का अकाउंट नितिन भाई को दे दिया है। नितिन भाई आप मेरा फेसबुक का सैयद शाहनवाज हुसैन कहिएगा तो मेरा फेसबुक का पेज है, उसे आप लोग लाइक कर लेंगे तो मेरे बारे में जानकारी रहेगी। मेरा ट्विटर शाहनवाज बीजेपी, शाहनवाज हुसैन लिखेंगे तो वेरीफाइड अकाउंट होगा। कई नकली अकाउंट भी होते हैं, वो जुड़ जाएंगे और हम आप जुड़े रहेंगे। मैं मानता हूं कि नितिन भाई जैसे मैं आज आपसे 20 साल पहले जुड़ा था तो जुड़ा हूं, ऐसे जो लोग भी आज इस 500 से ज्यादा लोग जो भी जुड़े हैं इससे, वो हमसे जुड़े रहेंगे तो मुझे लगेगा आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुआ। मुझे 500 नए दोस्त मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। शाहनवाज जी 500 नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब पे काफी लोग जुड़े हैं, और मैं तो हजारों में, लाखों में है। यस, और आपका जो संबोधन है, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा कि हमने बहुत आनंद लिया, क्योंकि हमने आपको आनंद के लिए नहीं बुलाया। आज हमको एक बहुत तसल्ली मिली, एक लगा कि हमारे साथ और हमारे बीच कोई है जो हमारे लिए सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है करके, तो एक हम लोगों को आज मिली है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो 5 चेयरमैन का जो पूरा ग्रुप है यहाँ पे, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बछराज जी आप थोड़ा सा, शाहनवाज जी ने खुद कहा था कि थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे, थोड़ा वार्तालाप करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इसको आगे लीड करिए। धन्यवाद शाहनवाज जी। आपने आपके भाषण में या आपके हमारे संबोधन में आपने जो राष्ट्रीयता की भावना का जो संचार किया है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो गया है। इस तरह की जो डेफिनेशन है राष्ट्रीयता की, वो किसी ने हमें नहीं बताई थी और ये बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा जो मुझे जो पूछनी थी उसका एक पैराग्राफ तो आपने पहले ही बोल दिया कि इसमें करोड़ों लोगों का रोजगार हमारी इंडस्ट्री में लगा हुआ है। हम जीडीपी का में एक अच्छा खासा योगदान देते हैं। ये सारी बातें बोल दी आपने, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं संक्षिप्त में आपको हमारी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये जो इंडस्ट्री है बाहर से बहुत चमकप्रद दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी असलियत जो है, इसके अंदर की जो असलियत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जो ज्वेलर है, जहां पर आप जाते हैं, जहां पर बहुत आप जाते ही आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती है
पूरी लाइटिंग जलती है, पूरा फुल्ली एयर कंडीशनड शोरूम का माहौल होता है। वहाँ की जमीनी हकीकत ये है कि हम बहुत ही थिन वेफर मार्जिन के ऊपर में हम काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पूरी इंडस्ट्री की जो इनकम है वो ग्रोस इनकम है करीब 7-8% की, और नेट इनकम आती है 2 से 3% की। मैं बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा जो शोरूम ओनर है उसमें 50 करोड़ की अपनी इक्विटी होती है, और 50 करोड़ रुपया वो लोगों से ब्याज में लेके काम करता है। 100 करोड़ का यदि वो काम करता है तो अल्टीमेटली अपनी कैपिटल का वो 5-6% से ज्यादा हर साल में नहीं निकाल सकता है, इतना बिजनेस करने के बाद में और इतने झंझट लेने के बाद में। यदि 6% का रिटर्न आता है तो यदि हम उसके अपनी सारी कैपिटल को यदि एफडी करके घर में बैठ जाएं तो हम ज्यादा खुशी होंगे। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ठीक है, फिर आप काम क्यों करते हो? तो बेसिकली आप ये हम यही काम जानते हैं। हमें खुशी होती है कि जो हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो आकर के हमसे बिजनेस यदि करते हैं तो हमसे आकर के मिले हुए रहते हैं, हमसे जुड़े हुए रहते हैं। हम अपने एम्प्लॉइज को, जिनके एक एक एम्प्लॉय के पास में कम से कम 4-5 डिपेंडेंट होता है, उनको आय का जरिया मुहैया करवाते हैं। हमारे कारीगरों को हम काम देते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली चलती है, और ये कारीगर जो हैं ये संख्या में करोड़ों में हैं। तो ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा संतोष होता है कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। लेकिन सामने से जो दिखता है वो ये दिखता है कि बहुत चमकप्रद स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए आपका हमारे पास में ये अच्छा संयोग है कि मैं आपसे कुछ इंडस्ट्री की तरफ से कुछ मांगे रखना चाहता हूँ, जो जिसका मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें देंगे। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ज्वेलर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं ज्वेलर्स कम्युनिटी के लिए आपसे 1 रुपए का अनुदान नहीं मांगूंगा। यदि ज्वेलर्स कम्युनिटी के लिए यदि मैं 1 रुपया भी आपसे मांगता हूँ, आप उसको एक सिरे से खारिज कर दीजिएगा। मेरा पहली जो मांग है वो है, मैं उसके ऊपर मैं आपका कमेंट भी जाऊंगा। मेरी पहली जो मांग है वो है हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हाथों से काम करते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग जितने हैं वो अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में हुनर है। उनके पास में हुनर है कि यदि हम उनको 100 ग्राम की सोने की डली देते हैं तो उसको इतना सुंदर गहने में परिवर्तन करने की उनकी क्षमता है कि वो एक बड़े से बड़ा इंजीनियर भी वो काम नहीं कर सकता है। आज हमारे पास में हमारे जो आर्टिजन्स है, हमारे शोरूम बंद होने की वजह से उनके पास में काम बिल्कुल नहीं है, और वो और आने वाले समय में भी मुझे मालूम नहीं है कि हमारा बिजनेस व्यवसाय किस तरह से चलेगा। हमारा व्यवसाय यदि नहीं चलेगा तो आने वाले कुछ दिनों तक हम उनको काम नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे आर्टिजन्स के लिए एक कम से कम 1000 करोड़ रुपए का एक अनुदान अपनी सरकार से आप हमें दिलवाइए। यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें से, इस अनुदान में से हमें 1 पैसा नहीं चाहिए, किसी भी एसोसिएशन को 1 रुपया नहीं चाहिए। एक मैकेनिज्म बना करके उनके डायरेक्ट उनके खातों में, जिस तरह से जन धन योजना के तहत ये पैसा जाता है, उनके डायरेक्ट खाते में पैसा चला जाए। समस्या यहाँ पर यह है कि हम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास में हमारे पूरे आर्टिजन्स का डेटा हमारे पास में नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एक कमेटी बनाई जाए, और उस कमेटी को एक थर्ड पार्टी का एक हमें डेटा को मतलब कंपाइल करने के लिए एक पार्टी को हम एजेंसी को नियुक्त करें सरकार की देखरेख के अंदर में। उसका पैसा, उस कमेटी का पैसा यदि लगता है तो वो डायरेक्ट सरकार उस एजेंसी को दे, हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए। तो इस बारे में आपका मैं कमेंट चाहूंगा कि आपको इस बारे में क्या सोचते हैं, और क्या हमें दे सकते हैं। नहीं, आपका अध्यक्ष जी बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है आपके
जी, महाराष्ट्र के नितिन गडकरी जी उसके मंत्री हैं और उन्होंने जो आर्टिजन हैं उनकी चिंता पूरी तरह की जाएगी। आप जानते हैं कि ऐसे भी जब मैं भारत सरकार मंत्री था तभी मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने आर्टिजन क्रेडिट कार्ड बनाया था। ऐसा सरकार के पास बहुत बड़ा डाटा है और उस डाटा में जो आपके पास भी डाटा है उसको लेकर सरकार ये मदद कर सकती है। और ये संदेश में नितिन जी तक और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को और प्रधानमंत्री जी के तक, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा, ये मैं आपको कहता हूँ। अभी आपने बताया है, ये सब बातें आप लिख कर भेज दें तो बहुत अच्छा है। और मेरे यहाँ ये मेरे बताया गया है कि मेरे यहाँ भागलपुर से भी हरिओम ज्वेलर्स वाले राजेश वर्मा जी, सचिन ज्वेलर वाले अमित शाह जी, ये सब कई लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर वो नाम दिख रहा हो तो एक बार उनको भी एक बार जोड़ लीजिएगा नितिन जी। अन्य सब सर, भागलपुर के कनेक्शन से मैं भी आपसे मानसिक तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। राजेश जी वर्मा मेरे रिलेटिव ही हैं। आप वहां पर मोंटी जी को और अनिल कडेल को भी जानते होंगे। हाँ, सब हमारे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल आपसे जुड़े हुए हमारे रिलेटिव ही है और मैं मानसिक तौर पर आपसे जुड़ा हुआ हूँ। कभी बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है आपसे मिलने का, लेकिन अब भविष्य में मिलेंगे जरूर। वो राजेश जी जुड़े हुए हैं, अभी इस पे मुझे मैसेज किया कि हाँ वो हाँ मीटिंग में जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। दूसरा मुद्दा सर मैं आपके पास में ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक हमारे पास में एक स्कीम होती है गोल्ड मेटल लोन की, जिसमें बैंक ज्वेलर्स को गोल्ड मेटल लोन के रूप में देता है और वो उसको 180 दिन के बाद में उसको इंडियन रुपी में पे करना होता है। ये इसमें मोरेटोरियम तो आपने आरबीआई ने जो अनाउंस किया था उसमें मान लीजिए 3 महीने का मोरेटोरियम उसमें बढ़ाया गया था कि जो भी लोन पेमेंट की जो अवधि है उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन इसमें बैंक्स जो है वो बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं और 3 महीने तक उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। 3 महीने का जो आपने मोरेटोरियम जो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया था वो किया था जब हमारे पास में हमने 25 मार्च को 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ था तब। उसके बाद में हमारा लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 भी खत्म होने को आ रहा है, तो ये 3 महीना ये इसमें सफिशिएंट नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस लोन की अवधि को मान लीजिए जो भी लोन मेच्योर हुए हैं 25 मार्च के बाद में उसको लोन की अवधि के बाद में 180 दिनों का फर्दर उसमें और मोरेटोरियम दिया जाए। मैं आपसे इसमें लोन वेबर की बात नहीं करता हूं, मैं इंटरेस्ट वेबर की भी बात नहीं करता हूं। हम इंटरेस्ट भी देंगे, पूरी प्रिंसिपल भी चुकाएंगे, लेकिन उस अवधि को कम से कम बढ़ा दिया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जब लोगों का ये लोन जब लॉकडाउन बंद हुआ उसके बाद ये सुझाव था, तो 2-3 भी हो गया है तो लोगों ने इसी तरह के सुझाव पहले भी आए हैं हाँ कि हाँ तो क्योंकि आपने लॉकडाउन भी बढ़ाया है तो थोड़ा इसको भी खिसकाएं। तो हाँ हाँ हाँ। सुझाव पहले से हम लोगों के पास हैं और ये बात मैं आपकी पहुंचा दूंगा जी। ठीक है साहब, धन्यवाद। दूसरा एक चीज और मैं आपसे जो मांग करता हूँ वो ये करता हूँ कि जिनके बैंकों में जिनके 25 करोड़ तक का लोन है उनमें बिना एडिशनल कोलेट्रल के 25% उनका कम से कम लोन की क्रेडिट लाइन है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आने वाला समय हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाली हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक टेस्टिंग पीरियड होगा। और जिनका मैं बहुत ज्यादा बड़ा लोन है उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन 25 करोड़ रुपए तक का जिनका लोन है उनकी क्रेडिट लाइन 25% तक यदि बढ़ा दी जाए तो उनको व्यापार करने में, खुलने के बाद में व्यापार करने में और अपने आउटस्टैंडिंग क्लियर करने में ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। नहीं, सही, आपका सुझाव अच्छा है, मैं सही जगह पर। अच्छा, तीसरी और चीज है कि वेब हम ये आपसे मांग करते हैं कि जो इंटरेस्ट है उसको 31 दिसंबर तक का वेब कर दिया जाए, और वेब नहीं हो तो कम से कम जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें कम से कम 6% का मान लीजिए छूट दी जाए। कम इंटरेस्ट उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दी जाए, ताकि हम उसको अच्छी तरह से हम पे कर सकें और किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना हो। जी,
सर दूसरे देशों की तुलना में मैं चाहता हूं कि दूसरे देशों में, जैसे मैं आज बात करता हूं यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन में 2500 पाउंड जो करीब करीब 1,80,000 रुपया होता है, कि उनकी सैलरी का जो होता है उसका 80% गवर्नमेंट दे रही है। और अमेरिका में पर पर्सन $1,200 जो करीब 90,000 रुपया होता है, और एक चिल्ड्रन के लिए $500 जो करीब 35-36,000 रुपया होता है, ये वहां की गवर्नमेंट दे रही है। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि हमारे हम जो सैलरी पे करते हैं, उन लोगों की 50% सैलरी गवर्नमेंट वहन करे कम से कम 6 महीने के लिए। ये सब ये सारा लिख के मुझे मैं आपको, देखिए आपको सब कुछ मैं लिख करके भी हम भिजवा देंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश है कि देश की परिस्थिति को देखते हुए आपको सुझाव वही देना है जो सुझाव आपको लगे कि वो करीब हो आपकी मांगने लायक। जैसे सरकार, क्योंकि आप इकोनॉमी को समझते हैं, सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती ये भी आप जानते हैं, इसलिए सुझाव देते वक्त में इसका ध्यान रख के आप एक दिन मीटिंग कर लें और पूरी एसोसिएशन की तरफ से ये देख लें कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए और जो संकट आया है उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हो, और आपकी अपेक्षा क्या है, सरकार क्या कर सकती है, और अगर आप सरकार में होते तो क्या करते, तब आप वो सुझाव भेजें। सर मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए बिल्कुल उतावली है, और हम कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं। हम सरकार को हम सजेशन भी दे सकते हैं, एटलीस्ट हमारी, जहां तक हमारी इंडस्ट्री का सवाल है। मैंने आपको बोला था कि भाई हमें 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, किसी ज्वेलर को 1 रुपये का अनुदान नहीं चाहिए। मैंने कहा वो रिटर्न में बना देंगे तो और अच्छा होगा। आप लोग एक बार मीटिंग जो है ना, हर बार मोटिवेशनल स्पीकर मत बुलाइए। आप लोग खुद अपने आप में बहुत बड़े मोटिवेशन वाले लोग हैं। आप अपने आप में, मैंने पहले कहा बात में, आप व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, शख्स नहीं शख्सियत है, आप फर्द नहीं अफरादियत है, यानी आप अपने आप में एक संस्था है। तो आप एक दिन मीटिंग इस पे कीजिए कि क्या क्या आप ये सुझाव हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, और फिर एक राय मीटिंग करके बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सर अभी मीटिंग हम 3-4 दिन में ही करने का हम सोच रहे हैं। आपको आप जब समय हो, किसी बाहरी व्यक्ति को मत बुलाइए, आपस में नोट करके सलाह मशवरा करके अच्छा नोट बनाइए और एक दूसरे को फिर नोट को एक्सचेंज कीजिए, फिर फाइनल शेप देना हो उस दिन एक और मीटिंग कीजिए, और वो कॉमर्स मिनिस्टर को और फाइनेंस मिनिस्टर को देना है, तो उसके लिए पूरा आप एक वो बना लीजिए। बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा उससे पहले ही आप उसको मेल कर सकते हैं। सर सबके पास में चला गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स सेक्रेटरी, और सबके पास में हमारा नोट ऑलरेडी चला गया है। मैं आपको भी भिजवा दूंगा, मीटिंग करके बनाइए, मेरा सुझाव है। हाँ, मैं आज शाम को ही आपके पास में और भिजवा दूंगा। ठीक है। एक चीज और, बछरा जी आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज और है जिसका मैं, मान लीजिए गवर्नमेंट का परसेप्शन कुछ और है, जो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के। गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी और वेट जो है वो उसका जो हम 2012 में हम उसको 50 रुपया पर ग्राम की गोल्ड के ऊपर में हम ड्यूटी और वेट मिला करके दे रहे थे, उसको आज हमको करीब 650 रुपया पर ग्राम का देना पड़ रहा है, और ये कंज्यूमर को ही भुगतना पड़ रहा है। इसमें हमें ज्वेलर को कोई फायदा नहीं है, हम चाहे कम देते थे या ज्यादा देते थे। वो विषय कर लेंगे, और आपने कहा है उन विषय को एक बार वो आपका नोट आ जाएगा तो फिर मैं बातचीत करूंगा पीयूष जी से। और कोई विजय जी और किसी को जोड़ना है, कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो? हाँ ठीक है, अशोक भाई आप यहाँ से लीजिए, आप जरा सा आगे। अशोक भाई मीनावाला। मैं विनती करूंगा विनोद अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। विनोद। हाँ ओके। अभी शाहनवाज जी आपका सुन के बहुत ही घर से ही आप बात किया करके समझ रहा हूँ। हम बैंगलोर से, सो मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है,
फिर भी मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अभी गवर्नमेंट का है ऐसा कि सपोर्ट टू इंडस्ट्री, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत ही सपोर्ट करना पड़ता है। आप अभी क्या है, फिस्कल डिफिसिट या ऐसा मत देखना, अभी संभालने का है, लाइफ का प्रोटेक्ट करने का है। हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में सब लोग का मानना पड़ेगा कि हमारा स्टाफ है, हमारा कारीगर है, हमारा पॉपुलेशन ऑफ हमारा इंडस्ट्री में इतना लोग है, इसका सभी संभालने का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। अभी किसी को भी सैलरी मत कट करने का है, इसका देखभाल करने का है, इसका इंश्योरेंस करने का है, इतना फैसिलिटीज देने का है कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि 45 डेज लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा किया है कि कोई देश में, कोई वर्ल्ड में कहाँ भी नहीं है। इतना पॉपुलेशन के कंट्री में आप इतना फाइन मैनेजमेंट किया कि उसका बहुत ही अप्रिसिएशन है। अभी क्या है, बिजनेस में खाली कॉस्ट ऑफ बिजनेस कहाँ से आता है, थोड़ा स्टेट का पावर का होता है। वो स्टेट में पावर में मिनिमम चार्जेस, वो सभी स्टेट का पावर प्रॉब्लम होता है। वो कोई स्टेट बहुत अच्छा संभाला है, कोई स्टेट थोड़ा वो मिनिमम चार्जेस कर रहा है, उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है रेंट का, वो भी इन बिटवीन पार्टीज का है। सो आपका नहीं है, मगर गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा सा डायरेक्शंस दे रहा है, किसी को ज्यादा प्रेशर नहीं डालने का है, रेंट का डिमांड नहीं करने का, वो भी अच्छा है। अभी क्या होता है, सैलरीज होता है, अभी 15,000 का लिमिट है वो पीएफ एंड ईएसआई का। मैं इतना तो सजेशन दे रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खाली ओनली 15,000 का नहीं, विदाउट लिमिट वो सैलरीज का रजिस्टर्ड पीएफ एम्प्लॉइज को पीएफ ईएसआई में उसका सपोर्ट कर लेना। खाली ओनली डोंट लिमिट इट टू 15,000, क्योंकि 15,000 का बहुत ही कम होता है, बहुत ही लोग कम होता है इम्पैक्ट का। आजकल 15,000 मिनिमम वेजेस हो जाता है। सो 50,000 60,000 का लोग भी बहुत होता है, और अच्छा लोग भी होता है। उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कि इतना प्रेशर होता है, उसका ईएमआई होता है, वो सब जगह में हो सकता है। वो सैलरी का आप देख लेना, पीएफ एंड ईएसआई का कितना आप सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट से अक्रॉस इंडिया, क्योंकि पीएफ फंड इज वेरी लार्ज फॉर इंडिया, और इतना प्रॉफिट है पीएफ फंड में कि इजीली वो यूज कर सकता है। ये टाइम में कभी भी नहीं यूज किया हिस्ट्री में ऑफ इंडिया, अभी हो सकता है। और ओवरहेड होता है रनिंग कॉस्ट, क्या हो सकता है अभी समझ लेना, पार्शियल लिफ्ट आउट हो सकता है। पार्शियल लिफ्ट आउट में ओवरहेड्स भी संभालना पड़ेगा सब लोग, और बिजनेस नॉर्मल नहीं आएगा एटलीस्ट 6 months, एटलीस्ट 8 months, 1 year। तो ये 2021 का साल ही चला जाता है। सो ओवरहेड कंट्रोल के लिए इंटरेस्ट का बहुत ही होता है सब इंडस्ट्री में, खाली ज्वेलरी में नहीं है, सब इंडस्ट्री में है। वो उसमें आप कितना हो सकता है, वो कुछ वेवर ड्यूरिंग द लॉकडाउन हो सकता है, वेवर कर लेना ड्यूरिंग लॉकडाउन। पोस्ट लॉकडाउन इंटरेस्ट रिडक्शन या सबवेंशन, अभी बचराज जी ने बहुत अच्छा बात किया, वो भी आप थोड़ा यू हैव टू टेक अ लिटिल कॉग्निसेंस ऑफ दैट मैटर। और गोल्ड लोन 35% या 40% ऑफ द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री गोल्ड लोन को संभाल यूटिलाइज करता है। वो गोल्ड लोन में क्या होता है, पेमेंट डेट हो जाता है, पेमेंट करना ही पड़ता है। कोई बैलेंस शीट अच्छा रहता है कि बैंक उसको सपोर्ट कर लेता है और रोल ओवर कर सकता है, नहीं तो सीसी को कन्वर्ट कर सकता है, कैश क्रेडिट को कन्वर्ट कर सकता है। कोई कम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसका रेटिंग अच्छा नहीं रहेगा कि उसका ऑलरेडी एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, कुछ भी। अभी फेल नहीं होना है, कोविड से हमारा इंडस्ट्री नहीं फेल होना है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में फेल होगा तो वो दूसरा बात है। कोविड से लिए लेट अस नॉट हैव एनी फेलियर इन इंडस्ट्री, वो थोड़ा आप संभालना है। वो बैंक का थोड़ा डायरेक्शन देना कि कितना कम हो सकता है इंटरेस्ट बर्डन, गोल्ड लोन का बर्डन, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड लोन एंड रीपेमेंट ऑफ गोल्ड लोन, वो उसका अप, और मार्जिन मनी ऑफ गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड रेट इतना बढ़ गया कि मार्जिन मनी ज्यादा हो जाता है। वो गोल्ड बैंक्स मांग सकता है कि डिफरेंस पेमेंट करूं करके, उसका कैश फ्लो नहीं रहेगा बहुत लोगों के पास। आप थोड़ा वो गोल्ड लोन के बारे में आप थोड़ा
हेल्प करना पड़ेगा। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, आपका यू आर रियली you have expressed so well, and we are understanding that Prime Minister is not going for votes, but he will get his votes. विनोद जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। Thank you. Thank you, sir. उम्मीद है कि जो मैंने हिंदी में बोला वो आपने पूरी तरह समझा होगा। और ऐसे क्या है कि आज का डिबेट का जो है, मैंने आपको 2 डिबेट बताई थी कि आज मैं 2 डिबेट में रहूंगा, जी पे 5 बजे, फिर न्यूज 18 पे। अब पता लगा न्यूज 24 पर 7 बजे भी मुझे रहना है। तो मेरे डिबेट का आज 3 डिबेट हो गई, मतलब 3 घंटा वो भी मेरा गया। तो आप समझिए अगर जोड़ लेंगे तो 1.5 घंटा ये, 3 साढ़े 4 घंटा तो बोलना ही पड़ेगा। और बिगर खाए पिए बोलना है आपको। लेकिन 7 रोजा चल रहा है। रोजा। शाहनवाज जी, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा था, हमारे जो 42 दिन से जो चल रहे हैं उसमें केवल 4 ही मोटिवेशनल स्पीकर आए। बाकी हम लोग हमारे जो इश्यूज है उसके ऊपर जो इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग हैं उससे हम सबको गाइड कर रहे हैं, स्टॉलवर्ड्स को बुला के। आगे आपके यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं तो मैं तो बहुत डरा हुआ था। नहीं, आप लोगों ने 4 ही आए अभी तक के। शख्सियत को बुलाया है जो आपको मोटिवेटेड करते हैं। तो मैंने तो करंट इशू पे मोटिवेशन किया है, यानी देश में क्या चल रहा है, एक विषय वो लिया, आपकी इंडस्ट्री का लिया, दूसरा विषय मजदूर का लिया, तीसरा कोविड-19 से बचने खतरे का लिया, चौथा विषय मैंने जो समाज में कुछ लोग बंटवारा कर रहे हैं उसका लिया, और पूरे दुनिया में भारत की इमेज क्या है। तो मैंने तो एक आप सबको मैंने प्रेस रिपोर्टर माना ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है, एक ये अमित शाह जी जुड़े हुए हैं नाम से, सचिन ज्वेलर भागलपुर से हैं, ये नीचे लिख भी रहे हैं। हम अगर आपको दिख रहे हो तो 1 मिनट जोड़ लीजिए, तो मेरा जो इलाका है वो भी एक व्यक्ति जुड़ता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं सर, आपका सर यहाँ पे कोई अमित शाह जी के नाम से यहाँ पर इसमें लाइव नहीं है, वो फेसबुक लाइव में होंगे या तो। नहीं, इसमें दिख रहा है, ये इसमें अमित शाह सचिन ज्वेलर बीजेपी। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, तलाश लीजिए जब तक आने लोग। अनम्यूट कर दिया मैंने। मिल गए? डन। हाँ सचिन जी नमस्कार। जी प्रणाम सर। प्रणाम, क्या हाल चाल है भागलपुर का? जी ठीक है सर, लॉकडाउन है सारा। नहीं, आपने सुन लिया, मैंने कहा कि चलिए नितिन जी अपने गांव वाले को जोड़ रहे हैं, हम भी अपने गांव वाले को जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। देखिए देश के सारे बड़े बड़े लोग, ज्वेलरी इंडस्ट्री के जो टाइगर माने जाते हैं वो सब जी उसके साथ आपको भी जोड़ा है। कोई 1 लाइन का सुझाव है तो 1 लाइन में दे दें, क्योंकि मैंने इस एसोसिएशन में आपकी एंट्री कराई है, घुसपैठ कराया है, इसलिए हम कहना चाह रहे थे सर कि गवर्नमेंट को गाइडलाइन देते हुए ज्वेलर्स को भी खोलने का अनुमति देना चाहिए। ज्वेलर्स का भी हालत अब ठीक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बुरा होता जा रहा है, आम रिटेलर लोगों का। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब सर मैं 2 बात करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम है अशोक मीनावाला सर। हाँ मीनावाला साहब, जानते हैं हम आपको। शाहनवाज जी, इतना पसंद आया आपकी बातचीत, आज की बातचीत। हमको ऐसा ही लग रहा है कि हमारे घर की कोई व्यक्ति हमारे साथ एक चर्चा कर रही है, एक हमको समझा रही है क्या करना चाहिए और किस तरह से हमको हमारे बिजनेस को और हमारी लाइफ को, हमारे कोविड के इस समय को किस तरह से हमको आगे ले जाना चाहिए। और इतनी सहानुभूति और इतना एनकरेजमेंट आपने दिया है, इतनी शांत पूर्वक आपने बातें हमें समझाई है। और हमारी भले कितनी भी समस्या हो सर, ये आपकी बातें सुन के हमको पहले तो इतना मन प्रफुल्लित हो गया है हमारा कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स एंड इन द ट्रू फैक्ट कि हमारी समस्या जैसे बजराज जी ने बताई है काफ़ी है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे लोगों के लिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम कुछ बिल्ड करे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है जमा करके इस लास्ट 2.5 महीने में, और सारा का सारा पैसा जब कारीगरों को और उनके हाथ में गया तो हमको पता चला कि हमने तो सिर्फ 15-20% कोई हम कुछ अमाउंट दे सके, 80% लोगों को हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अब फंड मांग के भी कितना मांग सके लोगों से, तो ये एक लिमिट आ चुकी है। तो हमको लगा कि अगर इसके पीछे कोई
गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें कुछ मिले और हमारे कारीगर जो अपने गांव चले गए हैं, जो 80% गांव चले गए हैं, उनको सपोर्ट मिले, थोड़ा एनकरेजमेंट मिले और वापस आने का भी एक विचार उनके मन में बने, तो शायद ये इंडस्ट्री शुरू हो सकती है। क्योंकि हम भले हमारे शोरूम खोल लें, जब तक हमारा कारीगर काम नहीं शुरू करेगा तब तक हमारा इंडस्ट्री शुरू नहीं होगा। ये मैं मानता हूँ जरूर सर। बहुत बहुत अशोक जी शुक्रिया आपका, आपको मेरी बात पसंद आई। मैंने तो पहले कहा कि मुझे नितिन भाई ने इतने प्रेशर में आज रखा, जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी इस टीम में विराट कोहली खेलेगा और आपको भी उसी नंबर पे बैटिंग करनी है। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, तो मैंने कहा भाई हम बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता को आप बुला रहे हैं तो कहीं आपके लोग बाद में नाराज ना हो आपसे। लेकिन इसलिए मैंने थोड़ी सियासत भी कम की, पार्टियों को क्रिटिसाइज नहीं किया मैंने जानबूझ के, मैंने थोड़ा नियमित होकर बोलने का काम किया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं पूरे ईमान के साथ आपको कहना चाहता हूँ 42 दिन में 4 मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, बाकी इंडस्ट्री के मोटिवेट करने वाले लोग थे, लेकिन आज तक का सबसे बेस्ट मोटिवेशन अगर कोई था तो वो आपका था, जिसमें एक अपनापन था, इंडस्ट्री को समझने की आपकी शख्सियत है। और मैं पहले से कायल हूँ आपका, आज और ज्यादा होगा। मुझे लगता है आज के बाद आपके फॉलोअर हमारी इंडस्ट्री के पूरे लोग हो जाएंगे। एक छोटी सी एक सर बहुत समय से एक डिमांड चल रही है, देखिए कोयला मंत्री है, वस्त्र उद्योग मंत्री है, औलाद मंत्री है और 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली यह है। हमारे जो चेयरमैन थे जो पहले श्रीधर जी, वो उनके चेयरमैनशिप से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक हमारे लिए एक मंत्रालय होना चाहिए, कम से कम एक डेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए। हम हर बार अपनी डिमांड को लेकर 10 जगह घूमना पड़ता है, तो इतने बड़े इंडस्ट्री, इतने बड़े रोजगार के इंडस्ट्री को एक मंत्रालय के लिए आप सिफारिश करिए। और उसके पहले मंत्री आपके रूप में हमको मिल जाए तो हमको खुदा मिल गया। आपके लिए तर्जुमानी करने के लिए, क्योंकि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, बहुत मजदूर जुड़े हुए हैं, कारीगर जुड़े हुए हैं, तो उसकी तर्जुमानी के लिए शाहनवाज हुसैन हाजिर है आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। नितिन भाई, can I say, अविनाश जी, नितिन भाई, can I add one point? शाहनवाज जी, एक मैन्युफैक्चरिंग में अभी फोकस होना पड़ेगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, कारीगरी और ये आर्टिसान है ना, उसका बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होता है वो दूसरा होता है, क्योंकि उसका 1 लाख पीस, 10,000 पीस एक टाइप में बनता है। इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत ही फर्क है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। वो प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम अभी इन्वॉल्व करके बहुत ही encouragement किया, तो I think we will be world power what you want, sir. Our Prime Minister wants us to be a world power. I think we will be in the gem and jewelry industry. हमारा local industry इतना responsible है कि और responsible होके world class products for local consumption हम करना पड़ता है। आप थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कारीगर को देखभाल करने का, बचरा जी क्या बोला वो बराबर है, अभी देखभाल किया तो फ्यूचर में वही कारीगर एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कारीगर विल बी द हाईएस्ट पेड पीपल एंड जीडीपी का इतना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का आप देखभाल करना, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम लुकिंग आफ्टर आवर पीपल। ये अच्छा है। देखिए मेरा बहुत अनुभव नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। जब पहली बार मुंबई में बहुत बड़ा एक सहारा 5 स्टार होटल में एक बड़ा कार्यक्रम नितिन भाई ने किया, और जब मुझे बुला रहे थे तो मैंने नितिन भाई से कहा कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो इस विषय में पहली बार मैं इस तरह एड्रेस कर रहा हूँ। मेरा ये काम था, क्योंकि अभी बहुत से लोग भागलपुर से, रोहित जी, सत्यप्रकाश जी और संतोष जी, रुपेश जी, पवन जी, मिश्रा जी, सब जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि हर बार दिवाली पे मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, मैं भागलपुर की जो ज्वेलर्स की गली है उसमें हर दुकान पे जाके उनको दिवाली के दिन शुभकामना देता था, और वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे। तो मैं देखता था कि कितने लोगों से वो काम कर रहे हैं। मेरा अनुभव पहले वही था जो भागलपुर में उन लोगों से जब मैं मिलता था तब का। और समाज में मैं जाता था तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम भागलपुर में कहीं जाते थे, गांव में पूछते थे सबसे यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर सारे लोग विश्वास करते हो, पता लगता था एक ज्वेलरी की एक शॉप है, उस पर पूरे समाज के लोग उनकी बात बहुत मानते हैं। तो हम लोग उनसे जाकर यानी की वोटर उनको कह के हम लोग मिलते थे। लेकिन जब नितिन भाई ने मुझे वहाँ बुलाया और इतने बड़े
बड़ा फंक्शन किया, शायद 1000 लोग आए होंगे नितिन भाई उसमें। हाँ जी 1150 लोग थे। 1150 लोग थे और जेम ज्वेलरी नहीं थे, वो जेम ही थे सब। और उनको जब मैंने एड्रेस किया तो उस दिन भी वैसे तो मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्लियामेंट में 15 साल बोला हूँ और फ्रंट रो वाला बैठने वाला व्यक्ति रहा हूँ, बैक बेंचर नहीं रहा। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ, सिविल एविएशन में रहा हूँ, तो सब जगह जाना आना रहा है। लेकिन और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यूएन जनरल असेंबली में भी जाकर मैंने एड्रेस किया है, यानी यूएन के प्लेटफॉर्म पर भी जाकर मैंने भाषण दिया है, जो बहुत बड़ा प्रेस्टीज होता है। तो आप सबकी दुआओं से ये सौभाग्य भी मिला है। लेकिन जब मैं आपकी इंडस्ट्री में बोलने आया था तो मैं बार बार नितिन भाई से कह रहा था यार मेरे से क्या बोलवाओगे, लेकिन मैंने वहां पर आपकी इंडस्ट्री के बारे में बोला। और आज भी जब मैं जुड़ रहा था तो मैंने देखा कि मैं जुड़ रहा हूँ, देखने वाले को लगेगा कि बड़े बड़े लोग, आप जो लोग जुड़े हुए हैं ये देश में अपने अपने शहर के बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, लेकिन आपके यहाँ काम करने वाले बहुत गरीब मजदूर, आर्टिजन, हीरा तराशने वाले वो मजदूर भी हैं, और वो अगर चले जाएंगे तो इंडस्ट्री पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो उसको और अच्छे से संभाल कर आप रख रहे हैं, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। तो जो आपने बात कही है ना, आपकी बात से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए अगर एकाध व्यक्ति और भी इसमें, शायद कमल जी कोठारी साहब कुछ इशारा कर रहे हैं, उनको जोड़िए। सर आपके भागलपुर के जितने भी ज्वेलर्स हैं ना, उनको हम एक वेबिनार करके, जो हम लोग इस वेबिनार के अलावा भी स्थानिक लोगों से इंटरेक्ट होते हैं कि आपको पोस्ट लॉकडाउन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसका वेबिनार हम आपके साथ में उनके लोगों का भी लेना चाहेंगे, आपको पूरा उनको अपडेट कर लेंगे। जी जी जी। शाहनवाज जी, मुझे एक सवाल था। मतलब आपने बहुत अच्छा बोला और एकदम घर के सदस्य की तरह बहुत अच्छा समझाया कि कैसे आगे बढ़ना है। हम एज जीजेसी के अंदर 1 लाख कारीगरों का डाटा इकट्ठा कर चुके हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि सबको सैलरी बराबर देनी चाहिए, सबको बराबर अपने स्टाफ का, कारीगरों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री उसी तरीके से आगे बढ़ रही है और उसी तरीके से अपने आजू बाजू सबका ख्याल रख रही है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कारीगर का एक क्षमता है हमारी इंडस्ट्री की इस लॉकडाउन पर अपने स्टाफ के अलावा कारीगरों को संभालने की। 1 लाख का डाटा होने के बावजूद हमने 5 से 6 हजार लोगों के अकाउंट में 1500 रुपए के पैसे का मतलब एक फिगर डाल दिए उनके अकाउंट में। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर कि वो हमारी सहायता कर सके ये 1 करोड़ लोगों को आगे आने वाले 2-3 महीने में उनका ख्याल रखने के लिए, ताकि वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इंटैक्ट रहें। वो इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएंगे या दूसरी जगह चले जाएंगे या अपने गांव से वापस नहीं आएंगे तो हमारी इंडस्ट्री को भारी मात्रा में नुकसान होगा। तो कुछ जैसे आपने बताया, कुछ तरीके से सहायता हमारी इंडस्ट्री को बहुत जरूरी है जो अभी ऑक्सीजन पे है। आवाज चली शाहनवाज जी, और एक बात है, ये अभी माइग्रेंट लेबर बोलता है ना हम लोग, कि ये माइग्रेंट लेबर क्यों, वो कहाँ काम करते हैं वो घर नहीं समझते, वो वापस जाने का देख रहा है। हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या है कि जो माइग्रेंट लेबर है वो मुझे रोज फोन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भागलपुर के लोग हैं और बिहार के अन्य जगह के लोग हैं वो मुझसे बात करते हैं, मैं जानता हूँ। अब क्या है ना कि वो एक रूम में 5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ है, इरिटेशन बढ़ा है उनका, थोड़ी नाराजगी बढ़ी है, और अब वो लौट भी रहे हैं। हमारी जो सरकारें हैं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब ट्रेनों से बुला भी रही हैं। तो वो उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप यहाँ रुके। कई बार ये कहने पे वो नाराज भी होते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेन की व्यवस्था की है, और आपने भी इसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। तो मैं कहता हूँ जैसे थोड़ा उन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस रखकर भी कोशिश कीजिए उनको थोड़ा सा समझाने की भी। आप थोड़ा प्यार देंगे तो वो रुक भी जाएंगे, क्योंकि बाद में एक बार जो चले जाते हैं ना उनको लाना बहुत मुश्किल होगा। परफेक्ट। तो उनको थोड़ा सा आप प्यार से, थोड़ा स्पेशल केयर करके, अपने घर के परिवार के सदस्य के नाते अगर बातचीत करेंगे, मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है साहब। बिल्कुल। तो कोई मोहब्बत दिखा देंगे तो वो रुकेंगे भी। हमारे यहाँ भागलपुर से भी
अनिल करेल जी जुड़े हुए हैं, वो मैसेज कर रहे हैं। अनिल जी अगर दिख रहे हो तो ठीक है, देख लीजिए। विनोद मंडल जी जुड़े हुए हैं भागलपुर से। अब मैंने जब आप जी लोग सर, जुड़े हुए हैं सर। मैंने कई लोगों को प्रणाम दिया। सर। नाम जी जुड़ गए। अनिल हाँ सर, प्रणाम। ये हाँ, सचिव है वहाँ जो सोनापट्टी जो कमेटी है हमारी यहाँ, भागलपुर। उसके अनिल जी। हाँ सर। हाँ जी बताइए, कोई सुझाव है तो आप कर दो अभी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए अनिल जी। सर हाँ, कल ही हमारे पास कम से कम 10-15 हमारे सोनापट्टी वाले कारीगर सब आए थे, तो कल हम लोगों ने मीटिंग भी की थी। इन लोगों का सर कहना था भागलपुर में कम से। हेलो सर। जी जी जी। हाँ, तो कल हम लोग सर मीटिंग किए थे सर, एक अपने यहाँ। तो सब कारीगर लोग आए थे, उन लोगों का कहना है कि सप्ताह में कम से कम 3 दिन हम लोग को मिले और एक टाइम टेबल हो जाए, कम से कम हम लोग रोजी रोटी शुरू हो जाए सर। पे बातचीत हो रही है, और जो अभी हाँ प्रधानमंत्री सर। बैठक के बाद आगे लॉकडाउन में काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इस पर बातचीत होगी। सब बात आपके ध्यान में आ गया। और नितिन भाई, मेरे यहाँ मैं मोबाइल के फोन आ रहे हैं कि यस मेरे यस सर, बाइट मैं चाहिए। समझ। आजकल मैं इस पे रिकॉर्ड करता हूँ, मोबाइल पे बाइट भेजता हूँ, वही बाइट टीवी पे चलता है। और सर कह रहे हैं भाई प्राइम टाइम में आप जुड़े हुए हैं, तो जरा यस सर। अगर कोई नितिन भाई कोई आपको लगे कोई बहुत जरूरी कोई सवाल हो तो ले लें। नहीं हम मैं जुड़ जाएंगे। और एक दिन भागलपुर के लोगों को, जो सोने के कारीगर जुड़े हुए हैं, हाँ उनसे सर। उनके लिए एक दिन अलग से हमारी ये कमेटी जो है, अनिल जी और जो लोग हैं, ये सब हाँ सर। जुड़ लेंगे एक अलग से आपके साथ और आपके प्रमुख लोग। हाँ जरूर सर, जरूर जरूर सर। मैं इन लोगों से सर कांटेक्ट कर लूंगा और इन लोगों को वेबिनार और इनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट से लेके इस इंडस्ट्री की पूरी बारीकियों के ऊपर हमारे जो पास चेयरमैन, उनकी पूरी मीटिंग। अब भागलपुर हमारा हो गया सर, आप हाँ आगे सर, हाँ समझिए सर, आपके साथ। खुशी की बात है बहुत। ये बहुत अनएंडेड, ये बहुत लंबा। उनके जोड़कर है, उनसे जोड़कर आप ज्यादा बोलेंगे उस दिन मैं दर्शक के नाते बैठा रहूंगा। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, मैं बिल्कुल अरेंज करता हूँ। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद वर्ड भी इसके लिए छोटा है, लेकिन आज आपने जो तसल्ली दी है, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया है, और आपको ये बता दूं, नहीं है, कोई नहीं है। अरे भाई सबका बंद कर देना, मंथन हो या कोई भी हो, इसके बाद भी हमारा यूट्यूब पे सब चलता है, तो आपको कई सालों तक के लोग सुनते हैं। आपका जो मंथन का भी स्पीच हुआ था, वो भी आज हमारे कई टीवी पे हम लोग हमारे प्रोग्राम में भी चलाते हैं। मैं पूरे माइंडस्पीक टीम की तरफ से, जेमैन ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बढ़िया, आपने हमारी जो अपेक्षा थी पूरा हम लोगों को संभाला, हमको एक बहुत तसल्ली मिल गई है, और हमको लगता है कि हमारा भविष्य सब सेफ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रमजान के महीने में बहुत तकलीफ मैंने आपको दिया है और बहुत आपका समय लिया। मैं पूरे इंडस्ट्री की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए फिर से, आज मुझे इतने नए दोस्त मिले हैं, जो मेरा नंबर आपको नितिन भाई, जो दोस्ती आपकी तरह दोस्ती करना चाहें उनको दे दीजिएगा। यस सर। और हम सब जुड़े रहेंगे। इंसान से इंसान का रिश्ता होता है, और बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं। मेरा भाग है रमजान के मुबारक महीने में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों से बातचीत हुई। हमारे यहाँ भी बड़ी तादाद में हमारे भागलपुर के जिला के अध्यक्ष रोहित पांडे जी जुड़ गए, नौगछिया के जिला अध्यक्ष विनोद मंडल जी जुड़ गए, अनिल जी जुड़ गए, रुपेश जी जुड़ गए, रोहित पवन मिश्रा जी जुड़ गए, बंटू सिंह जी जुड़ गए, सत्यप्रकाश झा जी जुड़ गए। ऐसे बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, वो जुड़ गए। जिनका नाम नहीं लिया वो सब भी जुड़े हैं, क्योंकि वो देखने के लिए जुड़े थे। और बाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग इतने देर तक रहे, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको आने वाले सारे त्यौहार की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद। आप सुरक्षित रहिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। ज्यादा दोस्तों में मिलने जुलने मत चले जाइएगा। और जो सब्जी भी घर में आए, जो खाना भी आए, उसको कैसे लाना हो, गर्म पानी में डालना, उसको ठीक से रखना। ये मत समझिए ये कोरोना वायरस ऐसा है जिसका खतरा बहुत बड़ा है। अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। सर यहाँ खुदाओं की कमी नहीं है, अच्छे इंसान ढूंढना मुश्किल है, और आज हमको अच्छे इंसान तो सब लोगों के लिए मिल गए, मुझे तो पहले मिल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और सर मैं भागलपुर के लोगों से, सबसे पूरे ज्वेलर्स लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, पूरे लोगों से मैं पूरा कनेक्ट करवा दूंगा। उनसे कह देता हूँ, वो अनिल जी और उनके जो यहाँ अमित शाह जी,
वो हाँ जो जी। जुड़े हुए हैं अभी जो दिख रहे हैं, और हाँ जी। वहाँ राजेश जी भी हैं, वो लोग मिलके एक दिन का डेट तय करेंगे, तो आपके प्रमुख लोग जो कुछ बता सकते हैं उनकी मीटिंग अलग से जरूर रख लेंगे और आप उनको जानकारी भी दे देंगे। मैं उसमें सिर्फ बैठा जरूर रहूंगा उस दिन, जरूर मोटिवेशन नहीं होगा मेरी तरफ से। आप मेरे भागलपुर के लोगों को, ज्वेलर्स के लिए मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग होंगे। सर, उन लोगों को मजा आ जाएगा, मेरी मेरी गारंटी है, उन लोगों को मजा आ जाएगा, पूरा करवा दूंगा मैं। हमें मजा आ जाता है आपसे बात करके। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार शुक्रिया सर, नमस्कार चलिए नमस्कार 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 आपकी इजाजत नमस्कार। लेते हैं सर।